हे गाइस, तो कैसे हैं आप सभी लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि ये स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आने वाली है, इसलिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आखिर आपको वीडियो का कौन सा पार्ट सबसे ज्यादा पसंद आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, जहाँ पर स्टोरी की शुरुआत में हमें हमारे एमसी को दिखाते हैं, जो की एक जगह पर खड़ा हुआ काफी ज्यादा कंफ्यूज था, आसपास देख रहा था। वो अपने आप को एक फ्लोटिंग आइलैंड के ऊपर देखता है, जो की धुएं से बना हुआ था और इसका नाम स्मोक का आइलैंड है। पूरी चीजें पूरी तरह तबाह हो चुकी थी और केवल आसमान में मलबा उड़ रहा था। वो अपने आप को वहाँ पर देखकर कंफ्यूज सा हो रहा था और थोड़े आगे बढ़कर जैसे वो नीचे की तरफ देखता है और उसे ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती। पर तभी उसके ध्यान नीचे धुएं के अंदर दो चमकती हुई आंखों के ऊपर जाता है और वो ये देखकर कंफ्यूज था कि वहाँ पर एक इंसान खड़ा हुआ था। और जब वो क्लियरली उसको देखता है तो एक दाढ़ी वाला आदमी उसको ही देख रहा था, जो कि हमारे एमसी से कहता है कि लड़के आ जाओ, मैं अब इसके अंत में तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। और ये कहते हुए उसकी जो आंखें थी वो काफी जोर से चमक रही थी, जिसके बाद अचानक ही हमारे एमसी की आंखें खुलती हैं और वो शौक के साथ यहाँ पर उठ जाता है। हमें पता चलता है कि असल में वो एक तरीके का सपना देख रहा था, जिसकी वजह से वो काफी डर गया था और इस डरावने सपने की वजह से उसकी आंख खुल जाती है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि हमारे एमसी का नाम सोरा है। वो अपने आप से कहता है कि फिर से वो अजीब सा सपना, पर तब उसकी माँ नीचे से चिल्लाती है कि सोरा जल्दी से उठ जाओ, तुम लेट हो रहे हो। वो कहता है कि हाँ मैं आ रहा हूँ। वो कहता है कि मेरे सपने के अंदर वो आदमी जो कि मुझे दिखा था, मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे कि मैं उसे जानता हूँ। फिर वो शीशे पर जमी हुई ओस को अपने हाथ से साफ करता है और कहता है और आखिर वो अबिस क्या है। वो बुरुश कर रहा था और साथ ही वो इसी सब के बारे में सोच रहा था और थोड़ा सा कंफ्यूज भी था। वो सोचता है क्या मैं हाल ही में कुछ जरूरत से ज्यादा ही पढ़ाई करने लगा हूँ, जिसकी वजह से मुझे ऐसी चीजें दिखाई दे रही हैं। और तभी उसके पीछे से हमें उसके फादर जो नहा कर बाहर आ रहे थे उन्हें दिखाते हैं, जो कि उससे कहते हैं कि हे सोरा, क्या रात में तुम्हारी नींद अच्छे से हो गई थी। और जिस तरीके से वो उसके सर को पैट करते हैं, ये देख कर उसे थोड़ी शर्म आ गई थी। वो कहता है कि प्लीज डैड, मुझे इस तरीके से ट्रीट मत कीजिए जैसे कि मैं कोई छोटा सा बच्चा हूँ, मेरी उम्र 15 साल हो चुकी है। तो वो कहते हैं तो क्या हुआ, जरा मेरी ये स्ट्रॉन्ग मसल्स को तो देखो। तो वो कहता है कि मुझे ये नहीं देखना, ये काफी डिस्गस्टिंग है। जिसके बाद वो माउथ फ्रेशनर उठाते हुए कहता है कि अगर हम लोग इस छोटे से अपार्टमेंट के अंदर नहीं रह रहे होते तो हर दिन मुझे आपको इस तरीके से बिना कपड़ों के नहीं देखना पड़ता। तो वो कहता है कि जब तुम्हारा ये बूढ़ा आदमी काफी ज्यादा अमीर हो जाएगा तो तुम्हारे लिए बड़ा घर जरूर लेगा, जिसके बाद तुम्हारा और रिकू का दोनों के अलग अलग खुद के रूम होंगे। पर सोरा मुंह धोते हुए कहता है कि हाँ हाँ, ये चीज आप 5 साल से कह रहे हैं। पर वो हंसते हुए कहते हैं कि ये जिंदगी काफी ज्यादा आसान हो गई है जब से रिकू ने सेल्फ डिफेंस फोर्सेस को ज्वाइन किया है। सोरा हमें बताता है कि ऐसा है, इस चीज को 3 साल हो चुके हैं जब से मेरे बड़े भाई ने सेल्फ डिफेंस फोर्स यानी एसडीएफ को ज्वाइन किया है। मेरा भी यही प्लान था कि मैं फ्यूचर में जाकर एसडीएफ को ज्वाइन करूं। उसके बाद वो समय काफी ज्यादा अच्छा होगा जब मैं इस जिंदगी को यहाँ पर गुड बाय कह सकूंगा। और जो मेरे डैड है जो कि आसपास घूमते हुए हमेशा मजाक करते रहते हैं, ये काफी ज्यादा अनरीजनेबल है। और दूसरी तरफ मेरी मॉम जो कि काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और उसके अलावा हम लोगों से काफी ज्यादा प्यार भी करती है। ये चीज काफी ज्यादा कंफर्टेबल है कि वो यहाँ पर हम लोगों के लिए है। मैं यही सोचता हूँ कि काश ये जिंदगी हमेशा इसी तरीके से चलती रहे। पर तभी आसपास की जगह काफी ज्यादा जोर से हिलना चालू हो जाती है और सभी लोग घबराते हुए कहते हैं कि रुक जाओ, आखिर ये क्या है, क्या एक अर्थक्वेक। और वो आगे कहता है पर मुझे हमेशा से ये चीज पता थी कि ये पीसफुल वाली मेरी जिंदगी आखिर में एक दिन खत्म हो जाएगी। और देखते ही देखते उनके अपार्टमेंट के ऊपर एक काफी ज्यादा बड़ी सी शैडो आ जाती है और सोरा आगे कहता है पर मैंने ये उम्मीद नहीं करी थी कि ये इस तरीके से खत्म होगा। और अचानक ही हम एक टावर को दिखाते हैं जो कि सिटी के बीच में अचानक ही न जाने कहां से अपीयर हो गया था। और सोरा ये देखकर कहता है क्या तुम मुझसे किसी तरीके का मजाक कर रहे हो। और मुझे उस समय पर इस चीज के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था। सोरा ये देखकर कंफ्यूज था कि 2 फ्लाइंग जेट्स वहां पर उससे लड़ने के लिए जा रहे हैं। और वो आगे कहता है जो ये टावर्स है उनकी अपीयरेंस यहाँ पर पूरी मैनकाइंड की हिस्ट्री को पूरी तरह से बदल देंगी। पर एक चीज थी जो कि मैं काफी ज्यादा अच्छी तरीके से जानता था कि जो ये टावर है वो मेरे सपनों से जुड़ा हुआ है। और यही सब देखकर सोरा काफी ज्यादा बुरी तरीके से घबराया हुआ था। जिसके बाद सोरा और उसकी फैमिली रिको से बात करती है। वो कहता है कि इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है, मुझे बस एसडीएफ के इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और मैं जल्दी ही घर वापस आ जाऊंगा। और सोरा बताता है कि ये वो बातें थी जो कि मेरे भाई ने कही थी और उसने कहा था कि मैं इस चीज का वादा करता हूँ। पर जो उसकी आवाज थी वो काफी ज्यादा वीक सी लग रही थी। फोन कटने के बाद सभी लोग काफी ज्यादा उदास से हो गए थे, क्योंकि वो रात वो आखिरी रात थी जब मैंने अपने भाई से कांटेक्ट खो दिया था। और हमें न्यूज दिखाई जाती है जहाँ पर सभी लोग बस यही कह रहे थे कि किसी को भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी जब तक लोग अपने घरों के अंदर रहते हैं। रिपोर्टर चिल्लाते हुए सभी लोगों को बताती है कि जो टावर्स के नंबर हैं जो कि इस दुनिया के अंदर फैले हुए हैं वो पहले से 20 पर पहुंच चुके हैं। 20 टावर्स अचानक ही पूरी दुनिया में अपीयर हो गए हैं। और इसके अलावा इस चीज में भी ज्यादा लंबा समय नहीं लगा था कि जो न्यूज थी वो भी ब्रॉडकास्ट होना बंद हो गई थी। जिसके बाद ये सेम इन्फॉर्मेशन बार बार रेडियो पर बजाई जा रही थी कि जल्दी से जल्दी निकल कर शेल्टर्स के अंदर जाए। सोरा के फादर खिड़की से नीचे की तरफ देखते हैं कि सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए शेल्टर्स की तरफ बढ़ रहे थे और अब उन लोगों को भी अपनी जान बचानी थी। इसी वजह से वो लोग भी अपनी तैयारियां करना
चालू कर देते हैं और उसकी जो माँ थी वो एक नोट लिख रही थी और ये उसके बड़े भाई के लिए था। अगर वो यहाँ पर आता है तो उसे कम से कम पता होगा कि हम लोग एवेक्यूएशन शेल्टर के अंदर हैं। जिसके बाद सोरा और उसकी फैमिली भी वहाँ से निकल जाती है और वो कहता है कि वो सारी चीजें जो कि मैंने रास्ते में देखी थी, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा घबरा गया था। ऐसा लग रहा था जैसे कि सभी चीजें किसी तरीके का हिंट दे रही हो। और तभी उसके साइड में से एक सोल्जर व्हीकल निकल कर जाता है, क्योंकि उसकी जो एक्सप्रेशन थे वो काफी ज्यादा डिस्पेयर थे और जो व्हीकल था उसके पीछे काफी ज्यादा भयानक से क्लॉक के मार्क बने हुए थे और उस गाड़ी के अंदर से काफी ज्यादा डरावनी और भयानक सी आवाजें आ रही थी। सोरा के फादर कहते हैं कि आखिर इस दुनिया में ये सब हो क्या रहा है। वो सब भी काफी ज्यादा कंफ्यूज से थे। जिसके बाद टेम्परेरी एविक्यूएशन शेल्टर के अंदर का सीन दिखाते हैं और सभी शेल्टर जिसके अंदर रिफ्यूजीज पूरे पैक हो गए थे, पर बड़ी मुश्किल से कोई ऐसा था जो कि वहाँ पर कुछ कह रहा हो। सभी लोग बिल्कुल ऐसे हो गए थे जैसे कि सभी लोग बस अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हो। सोरा के फादर कहते हैं कि सोरा जल्दी करो, तो वो कहता है कि ठीक है और आसपास ध्यान देता है कि सभी लोगों की आंखों में अब कोई भी चमक नहीं बची थी और आगे इस शांति के बीच में भी यहाँ पर कुछ ऐसे भी लोग थे जिन्हें मुसीबतें खड़ी करने में काफी ज्यादा मजा आ रहा था। हमें एक आदमी को दिखाते हैं जो कि खड़ा होकर एक लड़के के साइड में खड़ा हुआ था जो कि यहाँ पर ब्रेड खाने वाला था और वो आगे कहता है कि वो लोग कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं जिससे लोगों को पता हो कि वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं। वो आदमी उस बच्चे से ब्रेड को छीनते हुए कहता है कि हे कमीने कहीं के, आखिर तुम्हारी मुझसे ये ब्रेड छीनने की हिम्मत भी कैसे हुई। वो लड़का ये देखकर घबरा गया था और वो कहता है कि मैंने इसे नहीं चुराया, सभी लोगों को एक एक पीस मिला था, तुम पहले ही अपना खुद का खा चुके हो। और वो उसकी जेब की तरफ पॉइंट करता है जहाँ पर उसका रैपर रखा हुआ था। पर ऐसा करने की वजह से उस आदमी को गुस्सा आता है और एक जोरदार लात उस लड़के के पेट में दे मारता है, जिसकी वजह से बेचारे की आंखें ऊपर चली गई थी। कोई कहता है कि देखो तो वो उसे मार रहा है कि यहाँ पर कोई ऐसा है जो कि उसकी मदद करेगा, पर बस सभी लोग बातें कर रहे थे, किसी का भी उस पर ध्यान नहीं था और न ही कोई उसकी मदद करने के लिए आगे आ रहा था। जिसके बाद वो आदमी उस लड़के से उस ब्रेड को छीन लेता है और उसके पास आकर उसे डराते हुए कहता है, देखकर लगता है कि अभी मेरा पेट पूरी तरह से नहीं भरा है, पर ये चीज पूरी तरह से ठीक होगी ना अगर मैं तुमसे ये ब्रेड ले लेता हूँ। तो वो लड़का रोते हुए कहता है कि ठीक है। वो कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है, जब तक ये सिचुएशन पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाती तुम्हारी ब्रेड मेरी होगी। ये चीज केवल कुछ ही दिनों के लिए रहने वाली है, वैसे भी अगर तुम कुछ खाओगे नहीं तो तुम मर तो नहीं जाओगे। और वो लड़का मरता क्या नहीं करता, वो उससे कहता है कि ठीक है जैसा तुम चाहो। पर तभी सोरा के फादर वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं कि हे तुम यहीं पर रुक जाओ, आखिर तुम ये सब क्यों कर रहे हो जब तुम्हें सिचुएशन काफी अच्छी तरीके से पता है कि आखिर ये कैसी है। पर वो आदमी सोरा के फादर को भी आग दिखाते हुए कहता है कि अपने बारे में चिंता करो बूढ़े आदमी। पर सोरा के फादर गुस्से में कहते हैं कि उस बच्चे को उसकी ब्रेड वापस करो। ये सुनने के बाद वो आदमी मुस्कुराते हुए एक मुक्का बनाता है और उससे कहता है कि कमीने कहीं की अपनी बकवास करना बंद करो। पर वो सोरा के फादर को कुछ कर पाता उससे ही पहले वो एक जोरदार किक उसकी छाती पर दे मारते हैं, जिसको रोकने की कोशिश में वो यहाँ पर नीचे गिर गया था और उसकी हालत खराब हो गई थी। जिसके बाद वो ब्रेड लेकर उस बच्चे को दे देते हैं और कहते हैं कि अब तुम यहाँ से चले जाओ। वो बच्चा इस चीज के लिए उसका शुक्रिया करता है और वो आदमी उठते हुए कहता है कि तुम कमीने कहीं के। पर जैसे सोरा के फादर गुस्से में उसकी तरफ देखते हैं तो वो डर गया था, जिसकी वजह से वो सब कुछ भी नहीं कहता और वहाँ से जाते हुए कहता है कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। सोरा थोड़ा सा घबराया हुआ था, वो अपने फादर के पास आता है तो वो कहते हैं कि तुम इसकी चिंता मत करो, मैं उस आदमी के ऊपर नजर रखूंगा बेटा। और सोरा कहता है कि भले ही मरते हुए भी मैं कभी भी उस आदमी का चेहरा नहीं भूल सकता। और जिस तरीके से वो सोरा को देख रहा था, सोरा उसको देखकर घबरा जाता है और हमें उस आदमी के बारे में बताया जाता है कि उसका नाम ईजी है, एक ऐसा कमीना जो कि हमेशा लोगों का फायदा उठाया करता था और हमेशा ही मुझे बुली किया करता था। पर तभी एक गार्ड वहाँ पर भागते हुए आता है जो कि सभी लोगों से कहता है कि ये काफी ज्यादा अर्जेंट मैसेज है। सभी लोगों का ध्यान उसकी तरफ जाता है और वो सभी लोगों से आगे कहता है कि सभी लोग जल्दी से एविक्यूएशन शेल्टर्स को खाली करो, पीछे की तरफ ट्रक्स खड़े हुए हैं, जल्दी से जाकर उनके अंदर बैठ जाओ। लोग उसकी बातें सुनकर थोड़े से कंफ्यूज थे और कहते हैं कि क्या हुआ। वो कहता है कि काफी ज्यादा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे माफ करना, मैं तुम्हें इसके बारे में नहीं बता सकता। तो वो चश्मे वाला बूढ़ा आदमी उससे कहता है क्या तुम मुझे ये नहीं बता सकते। और अब उसके गुस्से का पारा टूट जाता है। वो कहता है कि पहले तो लोग अपने घर 2 दिन तक नहीं छोड़ पाए थे और अब वो 2 दिन से यहाँ पर पड़े हुए हैं और अब इस सब के बाद भी तुम हमें यहाँ पर कुछ भी बताने के लिए तैयार नहीं हो। अगर सच में ऐसा है तो आखिर किस तरीके की टैक्सेस है जो कि हम लोग तुम्हें पे कर रहे हैं। पर तभी पीछे से काफी डरावनी सी आवाज आना चालू होती है, जिसकी वजह से उस सोल्जर के जो चेहरे का रंग था वो पूरे से उड़ गया था। सभी लोग कंफ्यूज पीछे की तरफ देखते हैं, जिसके बाद वो लोगों पर चिल्लाते हुए कहता है कि जल्दी करो, वो लोग यहाँ पर आ गए हैं। ये सुनकर वो आदमी कहता है कि वो सोरा को एक हिंच आ चुकी थी, इसलिए वो कहता है कि मॉम डैड हम लोगों को जल्दी करनी चाहिए। और वो अपने मॉम डैड को लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगा था और जैसे वो पीछे की तरफ देखता है और कहता है कि सबकी वजह से मुझे काफी ज्यादा बुरी सी फीलिंग महसूस हो रही थी। वो सोल्जर गेट्स को रोकने की कोशिश कर रहा था और कहता है कि मैं ज्यादा लंबे समय तक इसे नहीं रोक पाऊंगा, जल्दी से जाकर व्हीकल्स के अंदर बैठ जाओ। पर वो सोल्जर भी कुछ नहीं कर पाता। थोड़ी ही देर में वो गेट खुलता है और उसके पीछे से कई सारे खतरनाक डीमंस और मॉन्स्टर्स निकलना चालू हो जाते हैं। इस तरीके से हथियारों के साथ उनको देखकर सभी लोग काफी बुरी तरीके से डर कर वहाँ से भागना चालू कर चुके थे और वो मॉन्स्टर
मॉन्स्टर्स इंसानों को देखकर काफी ज्यादा डरावनी और काफी ज्यादा क्रीपी से स्माइल देते हैं। और ये देखने के बाद सोरा भी बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और कहता है कि आखिर इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। अब वो मॉन्स्टर्स गेट से अंदर आकर सभी लोगों के ऊपर हमला कर रहे थे। ये देखकर सभी लोग भागते हुए कहते हैं कि प्लीज कोई मेरी मदद करो, ये तो मॉन्स्टर्स है। सोरा के मम्मी पापा उसको आवाज देते हैं और कहते हैं कि सोरा जल्दी करो। सोरा उन लोगों को देखकर उनके पीछे पीछे भागता है और सभी लोग जल्दी जल्दी कर जितने भी ट्रक्स होते हैं उनके अंदर भराते जा रहे थे। पर सोरा ये देखकर कहता है कि इस ट्रक के अंदर ज्यादा और लोग नहीं आ सकते, आप लोगों को जल्दी से इसके अंदर चढ़ जाना चाहिए। जिसके बाद उसके फादर सोरा को भी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, पर सभी लोग कहते हैं कि हे हमें परेशान करना बंद करो, ये ट्रक पहले से फुल हो चुका है, अगर तुम उसे भी यहाँ पर खींचना चाहते हो तो तुम्हें भी जल्दी से यहाँ से उतर जाना चाहिए। ये देखकर सोरा परेशान हो गया था और वो कहता है कि डैम इट। जिसके बाद वो जल्दी से हाथ छुड़ाकर वहां से भागते हुए कहता है कि मैं दूसरे ट्रक के अंदर आकर बैठ रहा हूँ। पर जिस भी ट्रक के पास वो गया था वो सारे पहले से ही फुल थे, इसलिए वो भागते हुए आखिरी ट्रक के पास जाता है जो कि पूरी तरह से भरा हुआ नहीं था। और जैसे ही वो देखता है कि लोग उसके अंदर चढ़ रहे हैं, वो भी जल्दी से कूद कर उसके अंदर चढ़ने की कोशिश कर रहा था। और तभी वहाँ पे एक आदमी होता है जो कि अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है और सोरा ये देख उसका शुक्रिया करता है। पर तभी वो आदमी मुस्कुराते हुए कहता है कि शुक्रिया जो तुम मुझसे कह रहे हो। सोरा उसको देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और एजी उससे कहता है कि ये तो मेरी लाइन है। और वो सोरा को देख कर काफी क्रीपी से स्माइल दे रहा था और सोरा परेशान होते हुए कहता है कि आखिर सभी लोगों में से बस केवल यही यहाँ पर क्यों है। और वो सोरा को नीचे की तरफ धकेल देता है और कहता है कि तुम्हारे बाप के बजाय क्यों न तुम यहाँ पर मर जाओ, तुम कचरे के टुकड़े कहीं के। और सभी लोगों की लातों के बीच में सोरा आ रहा था, जिसकी वजह से नीचे गिरता है वो जल्दी से अपने सिर को अपने हाथों से कवर कर लेता है और वो घबराते हुए कहता है कि मैं मरना नहीं चाहता, मैं इतनी ज्यादा जल्दी मरना नहीं चाहता, प्लीज कोई मेरी मदद करो। और तभी उसे उस भीड़ के बीच में एक आदमी के पैर दिखाई देते हैं और उसे वहीं पर वो आदमी दिखता है जो कि उसे कहता है कि हे बच्चे। ये देखकर सोरा कंफ्यूज था और वो कहता है कि ये तो वही इंसान है जिसको मैंने अपने सपने में देखा था। और वो सोरा से कहता है कि मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, वो भी अब इसके अंत में। इसके बाद सोरा की आंखें फटी की फटी रह जाती है, वो काफी ज्यादा कंफ्यूज था क्योंकि सभी लोग वहाँ से गायब हो गए थे और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो दूसरी जगह पर आ चुका है। वो कहता है कि रुको, क्या मैं किसी तरीके का सपना देख रहा हूँ, आखिर मैं कहाँ पर हूँ। और तभी उसके ऊपर पत्थर से बनी हुई कुल्हाड़ी का हमला होता है जो कि सीधे उसके सिर के ऊपर आकर रखा गई थी, जिसको देखकर वो बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और उसे समझ में नहीं आया था कि आखिर ये क्या है। पर तभी उस एक्स को निकालते हुए उस गॉब्लिन को वो देख लेता है, जिसको देखकर वो घबराते हुए वहाँ पर खड़ा होकर भागने लगा था और कहता है कि ये तो एक मॉन्स्टर है, आखिर मेरे मॉम और डैड कहाँ चले गए, आखिर मैं अकेला यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, आखिर ये कौन सी जगह है, क्या मैं पहले ही मारा जा चुका हूँ। और वो गॉब्लिन अपनी एक्स को तेजी से उसकी तरफ फेंकता है, पर सोरा सही समय पर तो उससे बच गया था, पर उसके गाल पर एक कट लग गया था और वहाँ पर वो कई सारे पत्थरों को पड़ा हुआ देखकर कहता है कि डैम ये मॉन्स्टर, आखिर तो मेरा पीछा करना बंद क्यों नहीं कर रहे। इसी वजह से वो घबराते हुए कहता है कि डैम इट। जिसके बाद वो जैसे ही गॉब्लिन फिर से आगे बढ़ना चालू करता है, वो कहता है कि आखिर असल में यहाँ पे ये हो क्या रहा है। वो बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए उस गॉब्लिन से अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहा था और वो सारी चीजों के बारे में सोचता है, जैसे कि वो सबसे पहले वो बड़े बड़े टावर अचानक ही न जाने कहां से पॉप होना चालू हो गए। जिसके बाद उस कमीने ने मुझे ट्रक से नीचे फेंक दिया। जिसके बाद वो मिस्टीरियस सा बूढ़ा आदमी जो कि मुझे दिखा था, वो कह रहा था कि वो अब इसके आखिर में मेरा वेट कर रहा है। जिसके बाद अब ये मॉन्स्टर, और अब उसे महसूस हो चुका था कि वो यहाँ पर उससे बच नहीं सकता, आखिर में उसे यहाँ पर उससे लड़ना ही होगा। इसलिए वो नीचे की तरफ बैठकर एक पत्थर को उठा लेता है और वो काफी ज्यादा गुस्से में उस पत्थर को उठाते हुए उसे कहता है कि तुम भी यहाँ पर मरो, और वो उस गॉब्लिन के ऊपर लेकर हमला कर देता है। जिसके बाद सीन शिफ्ट होता है और 2 मिनट के बाद हमें दिखाते हैं कि सोरा वहाँ पर बैठा हुआ था, पर उसने इस गॉब्लिन को यहाँ पर खत्म कर दिया था और वो कहता है कि मैं यहाँ पर बच गया। पर जरा इसे अगर करीब से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे कि ये किसी गेम से निकल कर बाहर आया हो। और वो कंफ्यूज था, वो कहता है कि रुको, पर आकर उसकी छाती के ऊपर ये ब्लैक सा निशान क्या बना हुआ है, कि ये इसकी रैंक है। जिसके बाद उसे एक अजीब तरीके का प्रेशर महसूस होता है, जिसकी वजह से और वो घबराते हुए आसपास देख रहा था। और तभी उस गॉब्लिन की छाती के अंदर से एक क्रिस्टल बाहर निकल कर आता है, जो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान था। वो ये देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, रुक जाओ। और जो क्रिस्टल होता है वो आसमान में उड़ना चालू हो चुका था, जो देखकर वो और भी ज्यादा हैरान हो रहा था। और देखते ही देखते वो उसके शरीर के अंदर चला जाता है, जहाँ पर उसके शरीर के अंदर वो एब्जॉर्ब हो गया था। वो कहता है कि रुक जाओ, वो मेरे शरीर के अंदर है। जिसके बाद उसके गाल के ऊपर जो स्कार बना हुआ था वो भी यहाँ पे हील होना चालू हो जाता है। वो कहता है कि मेरे घाव ठीक हो रहे हैं, और बस केवल इतना ही नहीं है, मुझे पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर भी महसूस होने लगा है। तो क्या मैं यहाँ पर लेवल अप कर सकता हूँ अगर मैं यहाँ पर मॉन्स्टर्स को मारता हूँ, जैसा कि किसी गेम के अंदर होता है। इसका मतलब तो यही है, छोटी सी जगह पर इसके जैसे और भी कई सारे होंगे। और यही सोचकर वो उसका हथियार उठाकर आगे बढ़ने लगा था। और वो आगे बढ़ते हुए कहता है कि यही अच्छा होगा कि मैं उनको ढूंढना चालू करूं उससे पहले कि वो मेरे ऊपर हमला कर दें। अब वो पूरे एरिया के अंदर ढूंढ रहा था, पर उसे वहाँ पर कोई भी नहीं दिखता। वो कहता है कि मैंने पूरी जगह पर ढूंढ लिया है, पर मुझे यहाँ पर एक और दूसरा कोई मॉन्स्टर नहीं दिख रहा। तो क्या यहाँ पर कोई और दूसरा रास्ता है जहाँ पर मुझे जाना चाहिए? अगर मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ तो यही मेरे पास एक आखिरी ऑप्शन
स्टेशन है। जिसके बाद वो जगह से थोड़े बाहर आता है तो वहाँ पर उसे कुछ सीढ़ियाँ दिखती हैं। वो थोड़ा सा घबराते हुए देखता है कि जो सीढ़ियाँ हैं वो नीचे की तरफ जा रही थी। वो कहता है कि ये सीढ़ियाँ तो बिल्कुल स्मोक स्काई आइलैंड की तरह है। देखकर मुझे थोड़ी सी घबराहट तो हो रही है, पर फिर भी वो थोड़ी सी हिम्मत करते हुए धीरे धीरे कर उस सीढ़ियों से नीचे उतरना चालू कर चुका था। और साथ ही वो नीचे जाते हुए कहता है कि गेम्स में जिस तरीके से जो सीढ़ियाँ नीचे जाती हैं और नीचे जाते हुए वो कहता है कि जिस तरीके से ये नीचे जा रही हैं यहाँ पर कोई बॉस मॉन्स्टर की टेरिटोरी हो सकती है। और इसी वजह से वो थोड़ा सा घबरा रहा था, पर वो कहता है ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पर हार जाऊँ तो बिल्कुल गेम की तरह मैं फिर से रिस्वाम्प हो सकूँ। पर इस सब के बाद भी मैं यहाँ पे चीज को टेस्ट नहीं कर सकता, ये एक गेम है या फिर कोई और चीज। पर जैसे वो नीचे जाता है तो उसे वहाँ पे गेट दिखता है और कहता है कि मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। सीढ़ियाँ वहाँ पर जाकर खत्म हो जाती हैं और वो घबराते हुए जैसे अंदर की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं दिखता। एक केव थी जो कि खाली थी, जिसके बाद अचानक ही टॉर्च जलना चालू हो गई थी और वो एक गेट के सामने आकर खड़ा हो गया था जहाँ पर एक कब्र जैसी बनी हुई थी और वहाँ पर केवल एक टॉर्च के अलावा कुछ और नहीं था। वो आगे बढ़कर उस टैबलेट के ऊपर चेक करता है। वो कहता है कि ये कैरेक्टर्स आज से पहले मैंने कभी भी नहीं देखे थे, पर ऐसा लगता है जैसे कि मैं उन्हें अच्छी तरीके से समझ पा रहा हूँ। वो मेरे दिमाग के अंदर घूम रहे हैं। उसमें लिखा था जो फ्रेगमेंट्स है वो बैरियर से बिलोंग करते हैं और जो उनको एक्वायर कर लेगा वही अकेला इस चीज को अर्न कर पाएगा कि वो अबिस से बाहर निकल सके। सोरा कहता है क्या ये अबिस है और क्या मुझे उन सारे फ्रेगमेंट्स को यहाँ पर इकट्ठा करना होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। ये सोचकर वो काफी खुश हो गया था और वो कहता है तो चलो ठीक है, अब मैं पूरे से मोटिवेटेड हो चुका हूँ और अगर इनको इकट्ठा करने की बात की जाए तो जो मॉन्स्टर्स है वो इतने भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। और ये कहते हुए एक दरवाजे के पास आकर अपने दोनों हाथों से ताकत लगाते हुए उसे खोलने लगा था। वो कहता है कि बस मुझे सर्वाइव करना होगा जिससे मैं यहाँ से बाहर निकल सकूँ। फिर हमें बताया जाता है कि अबिस की जो फर्स्ट लेयर थी वो केवल 900 स्क्वायर फीट की थी और वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की संख्या थी वो केवल एक थी। और अब जो सेकंड लेयर होने वाली है वो 1800 स्क्वायर मीटर की है और वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की संख्या है वो केवल 2 है। अब सो वहाँ पर 2 वुल्फ जैसे दिखने वाले मॉन्स्टर्स के सामने खड़ा था जिसके एक पैर पर 2 नंबर लिखा हुआ था जो कि रोमन नंबर में था। जिसके बाद जो थर्ड लेयर थी वो 3600 स्क्वायर मीटर की थी और वहाँ पर जो मॉन्स्टर्स की संख्या थी वो 1 से बढ़कर 4 हो चुकी थी, जहाँ पर उसे काफी ज्यादा जहरीले सांपों को मारना था। और जो फ्रेगमेंट थे वो केवल उन्हीं मॉन्स्टर्स के शरीर के ऊपर थे जिनके ऊपर नंबर लिखा हुआ था और वो फ्रेगमेंट्स असल में दूसरे लेयर्स के अंदर जाने की एक चाबी थे। और जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उतने ही ज्यादा मॉन्स्टर्स के नंबर्स और उनके स्ट्रॉन्गर होने के चांसेस बढ़ते चले जाएंगे। पर सुओ के लिए यहाँ पर सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत की बात तो ये थी कि जो चाबी थी उसको ढूंढना धीरे धीरे कर मुश्किल से मुश्किल होता जा रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कि कोई सुए, क्योंकि हर एक बार जो एरिया था उसका साइज डबल होता जा रहा था और नंबर्स भी यहाँ पर बढ़ते जा रहे थे। पर सुओ यहाँ पर हार बिल्कुल भी नहीं मानने वाला था। उसके सामने जैसे ही मॉन्स्टर्स आते हैं वो हर एक को बस खत्म करता चला जाता है और धीरे धीरे कर वो भी लेयर बाय लेयर स्ट्रॉन्गर और स्ट्रॉन्गर होता जा रहा था। और अब वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था कि वो केवल अपने खाली हाथों से ही कई सारे मॉन्स्टर्स के सिर को फोड़ दे। अब वो एक जगह पर बैठा हुआ बस यही कह रहा था जैसे जैसे मैं लेयर्स को आगे खोलता जा रहा हूँ जो मॉन्स्टर्स है वो धीरे धीरे करके और भी ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और केवल 12th फ्लोर के अंदर उसने वहाँ पर ऐसे मॉन्स्टर्स का सामना किया था जो कि उसके ऊपर हमला कर रहे थे और साथ ही शेल्टर कर रहे थे। पर अब यहाँ पर मैं इतना ज्यादा ताकतवर हो गया था कि कोई भी मेरा सामना नहीं कर सकता था। यहाँ पर अब पहले तो और भी कई सारे मॉन्स्टर्स बढ़ते जा रहे हैं और जो मेरे सेंसेस है वो धीरे धीरे कर नम होते जा रहे हैं। 13th फ्लोर पर उसने 4000 से भी ज्यादा मॉन्स्टर्स का सामना किया। 14th फ्लोर पर वो 16000 से ज्यादा हो गए थे और 21 फ्लोर पर उनकी संख्या 10 लाख से भी ज्यादा हो चुकी थी। पर ऐसा कोई भी मॉन्स्टर नहीं था जो कि हमारे MC सोरा को यहाँ पर रोक सके। और वो आगे बताता है कि जब मैं 30th फ्लोर पर पहुंचा था तो जो मॉन्स्टर्स की संख्या थी वो 500 मिलियन से भी ज्यादा हो चुकी थी। वहाँ पर उन फ्रेगमेंट्स को ढूंढना बिल्कुल भूसे के अंदर सुई के ढूंढने के जैसा था। और कई बार तो वो फ्रेगमेंट्स ऐसे मॉन्स्टर्स के अंदर थे जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर के ग्रुप्स उनकी रक्षा कर रहे थे और कई बार उन्हें छोटी छोटी केव्स के अंदर छुपा कर रखा हुआ था। पर सुओ को उन्हें मारने में कोई भी दिक्कत नहीं हो रही थी। पर वो कहता है कि सबसे ज्यादा अनोइंग चीज जो यहाँ पर मुझे सबसे ज्यादा लगती है वो ये है कि वो समय जो कि मैं यहाँ पर हर एक मॉन्स्टर को मारने में लगाता हूँ, क्योंकि की को ढूंढने के लिए मुझे हर एक को खत्म करना पड़ता है। पर फिर भी इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पर कुछ भी क्यों ना हो, मैं हमेशा ही आगे बढ़ता रहूंगा। और हम एक सेंटीपीड को दिखाते हैं जिसकी जॉ को पकड़कर वो उसे तोड़ देता है। फिर एक मॉन्स्टर जिसकी लाश वहीं पर पड़ी हुई थी जिसके ऊपर नंबर लिखा हुआ था और फिर एक और दूसरा सेंटीपीड जिसके 2 टुकड़े कर दिए गए थे। और ऐसे ही सोरा सभी को खत्म करते हुए गेट खोलकर आगे बढ़ता है और अब वो अबिस के 42 लेयर पर पहुंच चुका था जहाँ पर कई सारे ड्रैगन्स और मॉन्स्टर्स आसमान में उड़ रहे थे और कई सारे मॉन्स्टर जमीन पर थे जहाँ पर उनकी संख्या बढ़कर बिलियन से ट्रिलियन हो चुकी थी। और वो सभी सोरा को देखकर उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देते हैं जहाँ पर उन्हें बस एक ही आदमी को खत्म करना था। पर सोरा पूरी तरह से एक डीमन बन चुका था जो कि उनको देखकर हंसते हुए कहता है कि आ जाओ। और बस सभी को खत्म कर देने के बाद हमें दिखाते हैं कि वो बस यही सोच रहा था कि आखिर ये कौन सा साल चल रहा है। नहीं, जो समय का कॉन्सेप्ट है वो भी यहाँ पर बिल्कुल भी मैटर नहीं करता। उसने एक बड़े से पिलर के ऊपर उन दिनों को कार्व कर रखा हुआ था जब से वो यहाँ पर है। और वो आगे
कहता है कि बस यहाँ पर मौत और मैसी कर रह गया है। जिसके बाद उसका ध्यान पीछे की तरफ जाता है कि और भी कई सारे मॉन्स्टर थे जो कि उसकी तरफ बढ़ रहे थे और वो कहता है कि बस मॉन्स्टर्स की मौत। और वो बड़ा सा सुअर जैसे दिखने वाला मॉन्स्टर अपनी एक्स को घुमाते हुए सुओ के ऊपर हमला करता है, पर हमें उस बड़े से पिलर के ऊपर उनके खून की छींटों को दिखाते हैं क्योंकि सुओ ने बड़े ही आराम से उन सभी को मारकर उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे और दूसरे मॉन्स्टर को पकड़कर उसके गले के साथ उसकी स्पाइन को तक बाहर निकाल लिया था। और उन सभी को खत्म करने के बाद वो बस यही सोच रहा था कि आखिर कितने मॉन्स्टर्स हैं जिनको मैंने खत्म कर दिया है, पर सबसे पहले मुझे लगता है कि मुझे कट करना चाहिए। अब पता नहीं कि कितना टाइम हो चुका है पर मैंने चाबी को ढूंढ लिया है। पर तभी अचानक ही जो वो पिलर था उसके चीथड़े उड़ जाते हैं और वो छोटे छोटे टुकड़ों में आसमान में फैल गया था। सो ये देख कर थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा था और हमें दिखता है कि उसके सामने एक काफी बड़ी खतरनाक सी सेंटीपीड थी जो कि यहाँ पर उसका सामना करने के लिए आई थी। वो अपने बड़े से हाथ के साथ सुओ के ऊपर हमला करता है तो सुओ भी कहता है कि क्या एंट्री है। साथ ही वो उसको गुस्से में देखकर मुस्कुराकर कहता है तो क्या तुम ही वही चाबी हो। और जैसे ही वो सेंटीपीड अपने बड़े से क्लॉ के साथ उसके ऊपर हमला करता है पर वो इतना तेज जंप करता है कि वहाँ पर पूरे में धुआं धुआं हो गया था। साथ ही वो कहता है कि इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि आखिर तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। और वो एक काफी ज्यादा पावरफुल पंच बनाकर जैसे उस सेंटीपीड के ऊपर दे मारता है उसके यहाँ पर टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। वो कहता है कि सभी के साथ बिल्कुल ऐसा ही होगा और वो मॉन्स्टर्स जिनको ऐसा लगता है कि वो सच में काफी ज्यादा ताकतवर है वो केवल एक हिट के अंदर यहाँ पर मारे जाते हैं। और हमें दिखता है कि उस सेंटीपीड के टुकड़े हो चुके थे जो कि आसमान से नीचे की तरफ गिर रहे थे। वो कहता है कि नहीं, मेरे पास अब जो पावर है उसके सामने इन चीजों का कोई भी मतलब नहीं बनता। पर अब उसे सब की वजह से गुस्सा आ रहा था और वो मुक्के को अपने टाइट करते हुए कहता है कि 42 लेयर की चाबी, जल्दी से बाहर आओ, अब ये सब बहुत हो गया। और हमें आसमान में कई सारे ड्रैगन्स को दिखाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होकर हमें अब इसके बाहर का सीन दिखाते हैं कि अब 20XX चल रहा था। जो 12 प्लेयर्स थे वो अचानक ही दुनिया के अंदर अपीयर हुए और हमें एक रिप्ले दिखाया जाता है जहाँ पर बताया जाता है कि दुनिया जब तक इस चीज को समझ पाती तब तक काफी ज्यादा देर हो चुकी थी। मॉन्स्टर्स उनसे बाहर निकलना चालू हुए जिसने इंसानियत को लगभग पूरी तरह खत्म कर दिया था। ज्यादातर इंसानियत लगभग पूरी तरह खत्म हो चुकी थी जिस दिन को जजमेंट डे के नाम से जाना जाने लगा। पर जो बचे कुछ सर्वाइवर्स थे अचानक ही उन्हें एक मिस्टीरियस सिस्टम अवेकन हो गया और जो अवेकनर्स थे उन्हें काफी ओवरवेलमिंग पावर ग्रांट हुई। ह्यूमन सोसाइटी धीरे धीरे कर फिर से रिबिल्ड होना चालू हो गई और जो अवेकनर्स थे उन्हें हंटर गिल्ड को फाउंड किया। और उसके बाद फिर से हमें अब इसका सीन दिखाते हैं जहाँ पर सोरा एक बुल का पीछा कर रहा था जो कि उसे डर कर भाग रहा था। सोरा उसका पीछा करते हुए कहता है कि हे जल्दी से रुक जाओ, मुझे तुम्हारे स्टेट्स देखने हैं। पर तभी वो चीज नोटिस करता है कि अचानक ही आसमान से जो कुछ चेंज आती हैं जो कि अचानक ही उस बुल्फ को अपने साथ पकड़ कर ले जाने लगी थी। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि आखिर ये क्या हो रहा है और उसे आवाज सुनाई देती है कि ये काफी एडवांस ट्रांसफर सॉर्सरी है, हमें इसे यहाँ पर समर करने से रोकना होगा। सो कहता है कि रुक जाओ, ये तो एक इंसानी भाषा है। और वो आसमान में उस पोर्टल को देखकर कहता है कि रुक जाओ, मुझसे ये मत कहना, क्या मैं यहाँ से बाहर निकल सकता हूँ। उसे यहाँ पर होप दिखती है और वो कहता है कि बाहर जाने का रास्ता। और फिर वो पूरी ताकत लगाता है जिससे वहाँ पर जमीन पर क्रैक्स आ गए थे और वो कहता है कि मैं सच में अब यहाँ से बाहर जा सकता हूँ। और वो सीधे उस पोर्टल से बाहर की तरफ कूद जाता है। हमें एक वार्निंग दिखाई जाती है कि अविशल समनिंग वो एक बार में 2 लिविंग बींग्स को ट्रांसफर करने में अनेबल है। तो वो उन चेन्स को तोड़ देता है और आगे बढ़ते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर किसी को भी अपने रास्ते में नहीं आने दूंगा, भले ही वो ये सिस्टम ही क्यों ना हो। जिसके बाद वो उन चेन्स को अपने ऊपर जकड़ लेता है। और दूसरी तरफ हमें एक कोने में एसिटी का सीन दिखाते हैं। एक गुलाबी बालों वाली लड़की अपनी जान बचाने के लिए भाग रही थी जहाँ पर वो कहती है मुझे जल्दी से जल्दी उन लोगों से अपना पीछे छुड़ाना होगा। इस लड़की का नाम योनो सोनोजाकी है जो कि लेवल 19 की है। अचानक ही कई बेलों में उसका पैर फंस जाता है जिसकी वजह से वो वहाँ पर नीचे गिर गई थी। वो अपने घुटनों के बल आ गई थी और वो घबराते हुए कहती कि ये काफी ज्यादा बुरा है। और हमें देखता है कि किसी ने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए कहा था कि सच में तुमने मुझे कितना भगाया। और वहाँ पर कुछ अपर लेवल वाले लोग थे जिसमें से आई का जिसका लेवल 34 था, उसने अपने मैजिक का इस्तेमाल करते हुए उसे वहाँ पर गिरा दिया था। एक बड़ी सी तलवार वाला आदमी उसे कहता है कि जल्दी से वो ट्रांसफर स्क्रोल हम लोगों को दे दो। और वहाँ साइड में खड़ा हुआ एक दूसरा आदमी कहता है कि वो एक लेवल 60 का स्क्रोल है, वो ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि तुम्हारे जैसे लेवल 30 के रूह की कोई हैंडल कर सकती है। शीडो नाम का सोर्समैन जो कि लेवल 35 का था वो कहता है कि जल्दी से वो हम लोगों को दे दो वरना मैं तुम्हें बिल्कुल भी दया नहीं दिखाऊंगा। आईकी कहती है कि उसे मारना मत क्योंकि किसी हंटर की एक हंटर से लड़ाई पूरी से फॉरबिडन है, तुम यहाँ पर नियम को तोड़ दोगे। पर टोशिडा नाम का बारबेरियन जो कि 38 लेवल का था वो मुस्कुरा कर कहता है कि रूल्स, मैं यहाँ पर रूल्स बनाता हूँ। और लेकर वो अपनी बड़ी सी तलवार उसके सामने रख देता है जिसकी वजह से सोनोजाकी बहुत बुरी तरीके से घबरा गई थी। और वो आगे कहता है कि जल्दी से वो स्क्रोल हम लोगों को दे दो, अगर ऐसा किया तो मैं तुम्हारे हाथ पैर शरीर को जुड़े रहने दूंगा। वो कहती है कि तुम्हारे बजाय अगर मैं यहाँ पर होती तो मैं तुम्हें से ज्यादा और ज्यादा कॉर्नर में नहीं ले जाती। ये सुनकर वो लोग कंफ्यूज थे और वो आदमी कहता है कि ये काफी ज्यादा बुरा है, ऐसा लगता है कि वो यहाँ पर फोर्स समन करने वाली है, हमें उसे रोकना होगा। और वो बारबेरियन काफी ज्यादा गुस्से में उसे गाली देता है और अपनी तलवार को घुमाते हुए कहता है कि जल्दी से वो स्क्रोल हम लोगों के
हवाले कर दो। पर वो सोनोजाकी को टकराता उससे पहले वो जंप कर वहाँ से साइड हो जाती है। ये देखकर वो बारबेरियन हैरान था, क्या टेलीपोर्टेशन सर्कल? और वो उन लोगों से आगे कहती है कि अगर मैं यहाँ पर मरने ही वाली हूँ तो मैं तुम लोगों को अपने साथ लेकर मरूंगी। और वो लोग ये देखकर घबरा जाते हैं कि उसने यहाँ पर स्क्रोल का इस्तेमाल कर लिया था। और एका भी घबराते हुए कहती है कि कोई भी उस एडवांस्ड मॉन्स्टर को कंट्रोल नहीं कर सकता जिसको इस तरीके से घसीट कर लाया जाता है। हम लोग यहाँ पर खत्म होने वाले हैं, हमें जल्दी से उसे यहाँ पर रोकना होगा। पर सोनोजाकी काफी गुस्से में चिल्लाते हुए कहती है कि मरो। और हमें आसमान में एक सर्कल दिखाते हैं और एक काफी तेज लाइट जमीन पर आकर गिरती है, जिसकी वजह से वो सभी लोग जल्दी से उससे पीछे की तरफ हट गए थे। उनका बॉस कहता है कि ये तो काफी ज्यादा भयानक एनर्जी है, देख ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर वो चेंज आसमान से जमीन पर आकर उतर जाती हैं और सभी लोग ये देखकर हैरान थे। वो लोग कहते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर आ चुका है। पर तभी वो लोग ये देखकर और भी ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि ये केवल एक लेवल 3 का मॉन्स्टर था। सभी लोग उसको देखकर हंसना चालू कर चुके थे। क्या लेवल 3 का मॉन्स्टर, क्या बस यही है? तो दूसरा कहता है कि ये तो कितना ज्यादा क्यूट है, लो ये हड्डी खाओ। और साथ ही वो सभी सोनोजाकी के ऊपर भी हंसते हैं कि हम तो यही सोच रहे थे कि अगर तुम किस तरीके का मॉन्स्टर समन करोगी, पर तुमने ये किया है। वो भी ये देखकर कंफ्यूज थी कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। और वो आगे कहते हैं कि तुमने ऐसे स्क्रोल के लिए अपनी जान रिस्क में डाली, ये तो किस तरीके का मजाक है। पर अचानक उस बुल्फ के अंदर से एक हाथ निकल कर आता है जो देखकर वो कंफ्यूज और काफी ज्यादा डर गई थी। और तभी सोरा उसके अंदर से निकल कर बाहर आता है जो कि उसके 2 टुकड़े कर उस बीच में से चीर देता है। और वो देखने में काफी ज्यादा भयानक लग रहा था। सभी लोग उसको देखकर बहुत ज्यादा शॉक थे। वो कहते हैं कि आखिर ये क्या है, कहते हैं क्या ये ह्यूमनॉइड मॉन्स्टर है। सोनोजाकी भी उसको देखकर कहती है कि तुम। और सोरा खड़ा हुआ कहता है कि आखिरकार मैं बाहर निकल आया। इसलिए वो काफी ज्यादा खुश था और वो चिल्लाते हुए कहता है कि आखिरकार मैं उस प्लेस से बाहर निकल आया। और उसके अंदर से जो विंड वेव्स निकल रही थी वो काफी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव थी। उसके अंदर से निकलने वाली एनर्जी की वेव्स इतनी ज्यादा भयानक थी कि वो अपनी जगह पर ही खड़े रह गए थे। वो लोग शॉक होते हुए कहते हैं बस उसकी हंसी सुनकर ही मेरा शरीर पूते से जम गया है, आखिर ये किस तरीके का प्रेशर है। वो कंफ्यूज थे कि आखिर ये है क्या। सोरा अपने पास खड़ी हुई उस लड़की को देखकर उसके पास काफी ज्यादा तेजी से आ जाता है, जैसे उसके कई सारे आफ्टर इमेजेस वहीं पर रह गए थे। ये देखकर वो लड़की कंफ्यूज थी और वो उसको देखकर उसके पास आ गया था और कहता है क्या ये धरती है। वो लड़की कहती है कि बिल्कुल ये धरती है। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश होते हुए कहता है कि आखिरकार मैं वापस आ गया। और वो लोगों से कहता है तो आखिर तुम लोग कौन हो, क्या तुम यहाँ पर किसी तरीके का कोई कॉस्प्ले कर रहे हो या फिर कुछ ऐसा ही। पर ये सुनकर और आदमी को गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर हमला करते हुए कहते हैं। तो ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो कहती है कि इस तरीके से टाइगर रोर गिल्ड को अंडर एस्टिमेट करना बंद करो। और वो सभी पीछे से आकर सोरा के ऊपर हमला कर देते हैं। पर जैसे ही उन लोगों के हथियार सोरा से टकराते हैं तो उसके कंधे पर टकराते ही उनके हथियार यहाँ पर चकनाचूर हो गए थे। और इस तरीके से हरकत को देखकर सोरा को काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो घूर कर जैसे उसे देखता है तो वो बारबेरियन कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो। सोरा ये देखकर कहता है क्या एक मॉन्स्टर। और जैसे वो घूर कर उसकी तरफ देखता है तो सोरा को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक मॉन्स्टर है। वो आकर उसके गर्दन को पकड़ लेता है और उसे यहाँ पर वो मारने ही वाला था। और वो कहता है कि जल्दी से तुम्हारा नंबर बताओ। वो आदमी कहता है कि नंबर, आखिर तुम यहाँ पे ये क्या बात कर रहे हो। तब सोरा फिर से अपने सेंसेस के अंदर आ जाता है और उसे वहीं कोई छोड़ देता है, जिससे वो डर कर वहीं कोई नीचे गिर गया था। और यहाँ पर वो इतनी बुरी तरीके से डर गया था कि उसने अपनी पैंट तक गीली कर ली थी। जिसके बाद वो कहते हैं कि डैम इट, और जल्दी से अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते हैं। सोरा कहता है कि जल्दी से यहाँ से दफा हो जाओ। सोनोजाकी को वहाँ पर छोड़कर सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए भाग जाते हैं। पर वो कहते हैं कि मैं इस चीज को याद रखूंगा। सोनोजाकी भी काफी ज्यादा कंफ्यूज थी। वो उसको देखकर कहती है कि ये सच में काफी ज्यादा टेरिफाइंग पावर है, पर आखिर ये कौन है। ये कोई मॉन्स्टर नहीं है जिसको स्क्रोल के द्वारा अब इससे यहाँ पर समन किया गया है। सोरा घूर कर उसकी तरफ देखकर पूछता है कि जब से टावर अपीयर हुए हैं तब से कितने साल हो चुके हैं। तो वो थोड़ी सी घबराते हुए कहती है, वो बताती है कि 5 साल। जिसके बाद सोरा कहता है क्या सच में ये अर्थ ही है, और आखिर वो स्क्रोल के बारे में क्या बात कर रहे थे, और आखिर तुमने इस तरीके के कपड़े क्यों पहने हुए हैं। तो वो घबराते हुए कहती है क्योंकि जब से टावर शो अप हुए हैं सिस्टम अपीयर हुआ है इंसानों के अंदर। और वो अपने सिस्टम को शो करते हुए उसे बताती है। ये सुनकर वो कहता है अच्छा, और इसके अलावा वो अपने सिस्टम के अंदर उसे सारी न्यूज बताती है कि किस तरीके से दुनिया इन 5 सालों के अंदर बदल चुकी है। जहाँ पर सोरा 5 सालों के लिए अब इसके अंदर था और जो एस सिटी है उसके ऊपर 17 बार काफी ज्यादा बड़े इन्वेजन हुए हैं। जहाँ पर वो वहाँ पर गायब हो गया था। उसे याद आता है कि जो एस सिटी है वो वही जगह है जहाँ पर सोरा का जन्म हुआ था। ये देखकर वो शॉक हो गया था और इसलिए वो उससे पूछता है तो बताओ आखिर अभी एस सिटी की सिचुएशन किस तरीके की है। तो वो लड़की घबराते हुए बताती है कि वो लगभग पूरा तबाह हो चुका है, पर कुछ स्ट्रॉन्ग लोगों को वहाँ पर भेजा गया है जिससे वहाँ पर जितने मॉन्स्टर्स हैं उन सभी को खत्म किया जा सके। सोरा पूछता है तो आखिर बताओ कि आखिर मैं एस सिटी कहाँ से जा सकता हूँ। तो वो कहती है कि उस तरफ से, और जैसे ही वो इशारा करती है सोरा वहाँ से गायब हो गया था। सोनोजाकी ये देखकर कंफ्यूज थी कि वो तो यहाँ से जा चुका है, वो भी अकेले। और वो ये देखकर कहती है कि वो सच में काफी ज्यादा अजीब सा इंसान था जो कि यहाँ पर अपीयर हुआ था। मुझे मेरी बहन को इसके बारे में बताना चाहिए। जिसके बाद हम दूसरी तरफ एक सीन दिखाते हैं जहाँ पर वही लोग अपने बॉस को लेकर वहाँ से जा रहे थे। वो लोग वहाँ से जाते हुए सोरा को गाली दे रहे थे, पर अचानक ही आसमान से एक आदमी आता है जो कि काफी ज्यादा मिस्टीरियस सा था
था जो कि उन लोगों के सामने आकर बैठ गया था। वो उससे कहते हैं कि आखिर तुम कौन हो, पर उसकी डरावनी सी आंखें उनकी तरफ घूर रही थी और वो कहता है मैं यहाँ पर उसके प्रेजेंस को सेंस कर सकता हूँ। मैं तुम्हें केवल 3 सेकंड देता हूँ कि मुझे बताओ कि आखिर वो कहाँ पर है। वो लोग कंफ्यूज थे कि आखिर वो आदमी यहाँ पे ये क्या बात कर रहा है और वो बाइबेरियन कहता है कि तुम मुझसे कोई मजाक कर रहे हो, आखिर तुम ये क्या बात कर रहे हो। पर वो अपनी बात पूरी कर पाता उससे ही पहले वो कहता है कि समय पूरा हुआ और वो अपने हाथ के एक स्लैश से उन सभी को यहाँ पर एक ही बार में खत्म कर देता है। जिसके बाद हमें टावर फ्रंट के बारे में दिखाते हैं जो कि टाइगर रोड गिल्ड का हेडक्वार्टर है। एक लड़की गिल्ड मास्टर को बताती है कि जो टोशिडा मास्टर थे उनका कोई भी साइन नहीं है और ना ही उसके पार्टी के चारों लोगों का, और वो जो सोनोजाकी के पीछे जो अननोन स्क्रोल के पीछे पड़े हुए थे उसका भी कुछ भी पता नहीं चला है। ये सुनने के बाद गिल्ड मास्टर काफी गुस्से में अपने ग्लास को यहाँ पर तोड़ देता है और कहता है क्या ये किस तरीके का कचरा है। जिन लोगों को तुमने रिकमेंड किया था वो मिलकर भी एक 19 लेवल के समनर को यहाँ पर हरा नहीं पाए, और वो बताती है कि उन सभी के सिग्नल एक ही साथ यहाँ पर खत्म हो गए थे। गिल्ड मास्टर सुनकर कहता है इसका मतलब क्या एक हिट के उन सभी को मार दिया गया, और इसका नाम मुकाई है जो कि लेवल 188 पर है, जिसको स्टॉर्म प्रीस्ट के नाम से भी जानते हैं। वो उस लड़की से कहता है कि इसके बारे में पता लगाओ कि आखिर ये किसने किया है। वो कहती कि ठीक है, और साथ ही वो कहता है कि सोनोजाकी को पकड़ो और उसे सारी चीजें पूछो कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, और आगे वो कहता है कि उस सभी को खत्म कर दो जिसने मेरे आदमियों के ऊपर हाथ उठाया है। और वो ये कहते हुए खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया था, पर तभी आसमान में उसका ध्यान एक आदमी के ऊपर जाता है जो कि जंप करते हुए उसके साइड में से निकल गया था, और मुकाई उसको देखकर कहता है कि ये तो काउज द इनक्रेडिबल ब्लड स्मेल है, आखिर ये कौन है। और वो सो जिस तरफ जा रहा था वो ये देखकर कहता है क्या वो फॉलन जोन नहीं है, और साथ ही वो सोचता है कि इस बार का जो इन्वेजन है वो एक अलग स्केल पर था। इस चीज में कोई भी डाउट नहीं है कि इसके पीछे कई सारी बड़ी फोर्सेज है जो कि खेल रही हैं। जो टावर्स है वो 5 सालों से सो रहे हैं, पर अब आखिरकार उन्हें अपने कदम बढ़ाना चालू कर दिया है, और इसलिए वो अपनी जितनी पार्टीज है उस सभी को पीछे हटने का कहता है क्योंकि ये एक इमरजेंसी है। हमें सोरा को दिखाते हैं जो कि जंप करते हुए एस सिटी फॉलन जोन के अंदर आ गया था जहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स थे और पूरी बिल्डिंग्स पूरी तबाह हो चुकी थी। वो ऊपर से देखते हुए कहता है कि चीज को 5 साल हो चुके हैं जब से मैं अब इसके अंदर फंसा हुआ था। ये जगह पूरी तरह से नर्क के अंदर बदल चुकी है, पर अब इसके अंदर, और हम इसका फ्लैशबैक दिखाते हैं जहाँ पर वो गॉब्लिन उसके ऊपर हमला कर रहा था, और एक समय पर जब वो किसी मॉन्स्टर को मारते हुए कहता है कि बताओ आखिर कौन कमजोर है, और धीरे धीरे कर वो इसी तरीके से स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा था, और इसी के साथ उसके जो सेंसेस थे वो धीरे धीरे कर नम होते जा रहे थे, और वो धीरे धीरे कर खुद ही एक तरीके का बीस्ट बन गया क्योंकि उसके पास वहाँ पर बीस्ट मीट के अलावा खाने के लिए कुछ भी नहीं था, और बस वो अपनी फैमिली के बारे में सोचकर ही हमेशा आगे बढ़ता रहा, और अब वो एक ऐसा मॉन्स्टर बन चुका है जिससे मॉन्स्टर्स भी डरा करते हैं। हम एक काफी ज्यादा बड़ी बैट जैसी मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि सोरा की तरफ बढ़ रहा था, पर सोरा उसके ऊपर ही जंप करता है और अपने एक ही पैर के साथ उसे कुचल देता है और आगे की तरफ बढ़ जाता है, और आगे बढ़ते हुए कहता है कि ये तो बस अब केवल छोटे से स्मॉल फ्राइज रह गए हैं। मॉम, डैड, भाई, मैं आ रहा हूँ, प्लीज अच्छे से सुरक्षित रहना। और प्रेजेंट टाइम में एस सिटी के अंदर वो देखकर कहता है कि एस सिटी एक समय पर जिंदगियों से भरी हुई थी, और अब देखो वो पूरे से वेस्टलैंड बन चुकी है, सभी बिल्डिंग्स पूरे से टूट चुकी हैं उस आफ्टर मैसिव क्वाइक के बाद। पर इस सब के बाद भी यहाँ पर मॉन्स्टर्स के किसी को मारने की कोई भी ट्रैक नहीं है क्योंकि जब से लोग यहाँ से निकल कर भागे हैं ऐसा कोई भी नहीं होगा जो कि यहाँ पर रहने के लिए आए। और ये सब सोचते हुए सोरा जैसे गेट के पास आकर उसे खोलता है वो कहता है कि मैं घर आ गया, पर उसके घर की भी हालत पूरी तरह से खराब थी। वो आसपास देखते हुए कहता है मुझे पता है कि ये जगह पहले से ही खाली है, पर फिर भी मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्योंकि वैसे भी ये जगह मेरी मेमोरी से पूरी तरह से भरी हुई है। जिसके बाद वो साइड में रखे हुए नोट को देखकर कहता है कि आखिर ये क्या है, और वहाँ पर वो उसे पढ़ना चालू करता है जहाँ पर उसकी माँ ने उसके लिए लिखा था मेरे प्यारे सोरा, सभी लोगों ने यही कहा कि तुम मर चुके हो, पर मैं और तुम्हारे डैड इस चीज के ऊपर रिफ्यूज करते हैं, हमें इस चीज पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। हमने तुम्हारी चीजों को इकट्ठा किया और उन सभी को लेकर तुम्हारे पुराने रूम के अंदर वैसे ही जमा दिया है जैसे कि वो पहले जमी हुई थी। हमें उम्मीद है कि तुम एक दिन जरूर वापस आओगे। ये लेटर पढ़ने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहना बंद नहीं हो रहे थे। वो रोते हुए कहता है कि उन्होंने अपनी जान रिस्क में डाली और यहाँ पर मेरे लिए वापस आए, और उसमें आगे लिखा था कि हमने तुम्हारे लिए उन कपड़ों को टांग दिया है जो कि तुम्हारे फेवरेट थे, उनका साइज S2L है क्योंकि जब भी तुम वहाँ से वापस आओ तो तुम्हें काफी ज्यादा अच्छे कपड़े मिले। और इसके अलावा ड्रॉर के अंदर शेल्टर 6 का एक मैप भी रखा हुआ है, जैसे तुम इसे पढ़ो तो हम लोगों से वादा करना कि तुम हमें ढूंढते हुए जरूर आओगे, हम लोग वहाँ पर तुम्हारा वेट कर रहे हैं। और ड्रॉर में मैप के साथ साथ उनकी यादों से भरी हुई कई सारी फोटोज भी रखी हुई थी जहाँ पर वो चारों ही एक साथ एक दूसरे के साथ थे। सोरा उसको देखते हुए रोता है और उनको पकड़ते हुए कहता है कि अब मैं पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुका हूँ, अगर मैं इतना ज्यादा ताकतवर बन चुका हूँ कि मैं इस एनापोली को यहाँ पर खत्म कर सकता हूँ तो शायद ऐसा हो सकता है कि मैं उन डेज को फिर से रिक्लेम कर सकूं जो कि मैंने खो दिए हैं। और यही कहते हुए वो चाकू से अपने बालों को काट कर उन्हें छोटे छोटे कर लेता है, पर मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर उसने पीछे से बाल कैसे काटे होंगे। अब उसने संजय वन की तरह अपने बाल तो काट लिए थे पर वो देखने में काफी ज्यादा अलग सा लग रहा था, पर उसे पता था कि उसे अब शेल्टर 6 की तरफ जाना है। वो कहता है कि मुझे सीधे ईस्ट की तरफ बढ़ना चाहिए
चाहिए जैसा कि मैप में लिखा हुआ है, सीधे शेल्टर 6 की तरफ। पर वो सामने की तरफ देख कर कहता है कि पर रोड पूरी तरह खराब हो चुका है, पर अब खुद के ट्रायल्स को यहाँ पर निकालना काफी ज्यादा फास्टर होगा। और वो वहाँ से जंप करते हुए आगे बढ़ना चालू करता है। हम एक मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि उसके ऊपर हमला करता है, पर वो केवल अपने एक ही हाथ के अटैक से उसे यहाँ पर 2 टुकड़ों में खत्म कर देता है। और इसी तरीके से मॉन्स्टर्स के ऊपर जंप करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था। दूर खड़े हुए हमें 2 लोगों को दिखाते हैं, जहाँ पर एक आदमी ड्रिंक करते हुए कहता है कि आखिर वो क्या था। मुझे ऐसा लगा कि मैंने काफी ज्यादा लाउड साउंड सुना। तो उसके साइड में खड़ा हुआ लड़का कहता है कि शायद तुमने पी ली है और तुम्हें चढ़ गई है, क्योंकि सभी लोगों को पता है कि जो गार्ड ड्यूटीज होती है वो पहले से ही काफी ज्यादा बोरिंग होती है। पर अचानक एक तेज लाइट साइड में से निकल कर जाती है और वो कंफ्यूज होकर पीछे की तरफ देख कर कहते हैं कि आखिर वो क्या है, मैं उसे देख ही नहीं पाया। और तभी वहाँ पर एक और आदमी आ जाता है जो कि उससे कहता है कि तुमने वो देखा, मैंने उसे कैमरा के अंदर कैप्चर कर लिया है। और वो लोग उस फोटो को देखते हैं जहाँ पर सोरा वहाँ से जा रहा था। और वो लोग कहते हैं कि रुको, ये क्या है, क्या एक आदमी? जिसके बाद हमें आगे दिखाते हैं कि सोरा आसमान में उड़ रहा था और नीचे एक लड़की चिल्लाते हुए कहती है कि नहीं, मेरे बिल्कुल भी करीब मत आना, प्लीज मुझे माफ कर दो, मैं बस यहाँ पर खाने की तलाश में आई थी। और उसे वहाँ पर घेरे हुए कई सारे लोग, जिनमें से एक आदमी कहता है जरा तुम्हें देखो तो ऐसा लगता है कि तुम उस वेस्टलैंड में से निकली हुई एक सर्वाइवर हो। तो साइड में खड़ा हुआ एक लड़का कहता है कि सच में तुमने तो काफी ज्यादा जल्दी इसको पहचान लिया। और उसके पीछे खड़ा हुआ आदमी कहता है कि इस चीज को काफी लंबा समय हो गया है जब से मैंने किसी औरत को देखा हो। और वो आदमी लार बगराते हुए कहता है कि चिंता मत करो, हम लोग अच्छे इंसान हैं, हम लोग तुम्हारा काफी अच्छी तरीके से ख्याल रखेंगे। और ये कहकर वो उस औरत की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर वो घबराते हुए कहती है कि नहीं प्लीज ऐसा मत करो। और वो उसके करीब आ गया था और उसे कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है। और वो अपना एक हाथ उसके पैरों के ऊपर फेर रहा था। हम लोग काफी ज्यादा जेंटल हैं। और ये कहते हुए उसके चेहरे पर जो डिस्गस्टिंग से लुक्स थे वो काफी ज्यादा बेकार थे। और ये कहने के बाद वो उससे आगे कहता है इस चीज में कोई भी शर्म नहीं है, बस हम लोग तुम्हारी बॉडी के साथ थोड़ा सा एंजॉय करना चाहते हैं। और ये कहकर उसके पैरों को पकड़ता है और साथ ही अपने हाथ को उसके शरीर के ऊपर फेरना चालू कर देता है, जिसकी वजह से उस लड़की को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था। पर तभी वहाँ पर सोरा की एंट्री होती है जो कि कहता है लगता है कि चीजें कभी भी कहीं पर नहीं बदलती और तुम कचरे के टुकड़े कहीं के। वो साइड में खड़े हुए लड़के को देखकर वो आदमी कहता है कि आखिर वहाँ पर कौन है, तुम यहाँ से आसानी से नहीं निकल पाओगे अगर तुमने यहाँ पर अपनी टांग अड़ाई तो। और वो अपने लोगों से कहता है कि जल्दी से जाकर उसे खत्म करो। तो वो शील्ड वाला और डैगर वाला लड़का जल्दी से उसकी तरफ भागते हुए कहते हैं कि ठीक है हम समझ गए। और जैसे वो लोग सोरा को देखते हैं वो जल्दी से जंप करते हुए उसके ऊपर हमला कर देते हैं। पर सोरा पीछे की तरफ घूमकर एक लड़की के ऊपर एक थप्पड़ दे मारता है जिससे वो काफी ज्यादा दूर जाकर गिर गया था। और दूसरा आदमी तलवार से उसके ऊपर हमला करता है पर वो उसे बड़े आराम से डॉज कर लेता है। तो वो उसका हाथ पकड़ता है और उसे जमीन पर बैठाकर एक जोरदार किक उसके मुंह पर दे मारता है। इस तरीके से दोनों आदमी जब बेहोश हो गए थे तो उनका बॉस खड़ा होकर कहता है क्या कमीने तुम हो कौन? मैं टाइगर रोरिंग गिल्ड का एक हिस्सा हूँ, अगर तुमने मेरे ऊपर हाथ उठाने की कोशिश करी तो मेरा गिल्ड कभी भी इस चीज को आसानी से नहीं जाने देगा। और तभी सोरा उसका नाम लेता है इकजी। क्या तुम इतने ज्यादा जल्दी उस आदमी का चेहरा भूल गए जिसको तुमने जान से मार डाला था? इकजी उसको देखकर बहुत बुरी तरीके से घबरा गया था और वो कहता है कि रुको, मुझसे ये मत कहना, क्या तुम सोरा हो? आखिर ऐसा कैसा हो सकता है? ये चीज तो पूरी तरह से नामुमकिन है। और जैसे सोरा उसके करीब आता है तो ये देखकर वो डर गया था और नीचे गिर गया था। और अब सोरा अपने प्रेशर को रिलीज करना चालू करता है जिसकी वजह से वो घबराते हुए कहता है कि पीछे हो जाओ, पीछे हो जाओ, अभी भी तुम जिंदा कैसे हो? ये देखकर सोरा को हंसी आती है और वो अपना हाथ आगे की तरफ बढ़ाकर उसके गर्दन के ऊपर रख देता है और वो कहता है अच्छा ऐसी बात है, मैं उस नर्क में अपना रास्ता बनाकर रेंगते हुए वापस आया हूँ और ये सारी चीजें केवल तुम्हारी वजह से हुई है। और सोरा ने जितनी ताकत से उसका गला पकड़ा हुआ था उसकी नसें अपने चेहरे पर साफ साफ दिख रही थी। और वो एक जी से आगे कहता है और अब तुम्हारी बारी है इस सब को सहने की। और वो लेकर उस आदमी के गले को और ज्यादा टाइट पकड़ लेता है जिसकी वजह से वो घबराने लगा था और वो अपने हाथ से उसके हाथ को छुड़ाने की कोशिश करता है। और वो उसे पकड़े हुए सोचता है कि जो तुम्हारी डिग्निटी है मैं उसे कभी ज्यादा आसानी से टुकड़े टुकड़े कर सकता हूँ उस पावर से जो कि अभी मेरे पास है। और उसके पीछे से मॉन्स्टर्स की सोल कह रही थी कि मार दो इसे मार दो, तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्गर बन चुके हो, सारी चीजें तुम्हारे सामने झुकेंगी। और वो उसकी पास लाइफ को याद करता है जहाँ पे एक जी उसको काफी ज्यादा टॉर्चर कर रहा था और वो कहता है कि तुमने बस मेरी पास सेल्फ को हमेशा काफी परेशानी किया है, वो दर्द, वो बेइज्जती और वो हेल्पलेसनेस जहाँ पर मेरी कोई भी मदद करने के लिए नहीं आ रहा था और अब ये सारी चीजों को तुम्हें भुगतना होगा। उसके चेहरे पर उसकी नसें साफ साफ दिखने लगी थी और उसके गले से भी खून आने लगा था। और वो और आगे याद करता है और वो अपने पास्ट को याद करता है जहाँ पर वो कहता है कि तुम्हें पता है कि आखिर मैं तुम्हें क्यों परेशान करता हूँ, क्योंकि इस तरीके से तुम्हारी डिग्निटी के टुकड़े टुकड़े करना सच में काफी ज्यादा अच्छा महसूस होता है, तुम बेवकूफ कहीं के। पर अचानक ही सोरा को ये चीज याद आती है और तभी वो एक जी को यहाँ पर उसका गला छोड़कर नीचे गिरा देता है। जैसे उसे सांस आना चालू होती है वो लंबी लंबी सांस लेना चालू करता है और खांसने लगा था। सोरा कहता है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी इसकी तरह नहीं बन सकता, मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं हूँ। पर वो याद करता है कि अगर उसने इस आदमी को यहाँ पर छोड़ दिया तो वो न जाने किसके साथ और कुछ ऐसा ही करेगा और न जाने कितने लोग होंगे जो कि उसके हाथों से यहाँ पर मारे जाएंगे। इसलिए वो उसे आवाज देता है और कहता है कि
तुमने मुझे मारने की कोशिश करी थी पर तुम फेल हो गए थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मैं तुम्हें इसी तरीके से यहाँ से चले जाने दूं। ये सुनने के बाद काइजी कावता शॉक हो गया था और कहता है, क्या अगर तुम यहाँ पर क्या करने के बारे में सोच रहे हो? सो कहता है कि तुमने मेरे स्कूल के 2 सालों को पूरे से नरक के अंदर बदल दिया था, जिसकी वजह से मैं तुम्हें एक मुक्का मारूंगा। और साथ ही तुम कमजोरों को काफी ज्यादा परेशान करते हो, जिसकी वजह से एक और मुक्का मारूंगा। और तुमने मुझे ट्रक से नीचे फेंक कर मारने की कोशिश करी थी, जिसके लिए मैं तुम्हें 2 मुक्के मारूंगा। इसका मतलब मैं तुम्हें 4 मुक्के मारूंगा, और अगर तुमने वो सह लिया तो हम लोग इवन हो जाएंगे। पर वो कहता है कि मुझे माफ कर दो, वो सारी की सारी गलती मेरी थी, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर अगर तुमने जिस तरीके से अभी मारा है उस तरीके से अगर एक भी पंच करते हो तो मैं पहली बार में यहाँ पर मारा जाऊंगा। पर सो उसे कॉलर से पकड़ता है और कहता है कि चिंता मत करो, और वो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है और कहता है कि मैं तुम्हारे ऊपर नरमी बरतूंगा, और लेकर अपना पहला मुक्का उसके मुंह पर दे मारता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून आना चालू हो गया था और वो नीचे गिर गया था। जिसके बाद वो उसको एक दूसरा मुक्का मारता है और उसके दोनों साथी भी अब यहाँ पर खड़े होकर ये सब देख रहे थे। उसका खून पूरे में फैल गया था और छींटे दूर दूर तक फैल चुके थे। जिसके बाद सोरा तीसरा मुक्का मारकर उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब कर देता है। उसके हाथ से भी खून बह रहा था जो कि अगजी का था। वो उससे कहता है कि अब जल्दी से खड़े हो जाओ, आखिरी मुक्का बचा है। पर वो रोते हुए कहता है कि प्लीज मुझे मार दो, और उसकी एक आंख यहाँ पर फूट चुकी थी। पर वो ये सही सुनता है, सोरा एक जोरदार लात उसके चेहरे पर दे मारता है, जिसकी वजह से वो जाकर जमीन पर गिर गया था और पूरे में खून खून हो गया था। और इस अटैक की वजह से उसकी दोनों आंखें फटकर उसके सिर से बाहर आ चुकी थी। सोरा उसको देखकर कहता है कि मैंने इसके चारों हाथ पैर तोड़ दिए हैं और इसे पूते से अंधा कर दिया है। देखकर लगता है कि अब ये पूते से ठीक है। साथ ही वो उसके दोनों साथियों से कहता है कि लो अब इसे हॉस्पिटल लेकर जाओ, और वो लोग घबराते हुए कहते हैं कि ठीक है। साथ ही वो लोगों से कहता है और इसके अलावा अब अपनी शक्ल कभी भी मेरे सामने लेकर मत आ जाना। जिसके बाद वो जंप करते हुए उन तीनों को वहाँ पर छोड़कर जल्दी से वहाँ से गायब हो जाता है। वो सोचता है कि यहाँ की सफाई तो पूरी हो गई है, अब मुझे आगे बढ़ना चाहिए अपने घर की तरफ। जिसके बाद हमें एसिटी बफर जोन का सीन दिखाते हैं। कुछ सोल्जर्स वहाँ पर बैठे हुए थे, जहाँ पर एक आदमी कहता है सच में इस तरीके से वॉल वॉच ड्यूटी काफी ज्यादा समय बर्बाद करती है। तो दूसरा सोल्जर कहता है कि सच में, पर कम से कम हम यहाँ पर एक्चुअल मॉन्स्टर से लड़ाई तो नहीं करनी पड़ती। तो वो बैठा हुआ सोल्जर कहता है किस तरीके से चूजे बनना बंद करो, अगर कोई मॉन्स्टर यहाँ पर आता है तो तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम यहाँ पर चूजों की तरह एक्टिंग न करने के बजाय उसे दीवार के पीछे फेंक दो। ये सुनकर वो लोग हंसने लगे थे और इसी तरीके से वो लोग मस्ती मजाक करने में लगे हुए थे। पर तब एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है कि स्टे शार्प, ऐसा कभी भी हो सकता है कि कोई भी मॉन्स्टर यहाँ पर अपीयर हो जाए। और हम इसके बारे में बताते हैं कि फर्स्ट लेफ्टिनेंट लेवल 31 का कमांडर है, जिसका नाम टेंजी है। तो उसके पीछे खड़ा हुआ सोल्जर उसे कहता है कि यस सर, पर इस बफर जोन के अंदर मॉन्स्टर्स एरिया एक्स से आना काफी ज्यादा मुश्किल है, और ये एक लेवल 22 का वॉरियर प्राइवेट सोल्जर शोकी है, और वो अपनी बात पूरी खत्म कर पाता उससे ही पहले पीछे से एक टेंटिकल निकल कर आता है और कई सारे टेंटिकल्स के साथ वो एक सोल्जर को अचानक ही वहाँ पर मार देता है। शोकी पीछे देखकर काफी ज्यादा हैरान हो गया था, और सभी लोग काफी ज्यादा हैरानी और डर के साथ पीछे की तरफ देखकर कहते हैं कि अचानक एक मॉन्स्टर अपीयर हुआ है, और ये एक लेवल 45 का शेल टाइप मॉन्स्टर है, जिसका नाम चाइल्ड ऑफ क्रैकन है। एक सोल्जर कहता है कि बिल्कुल भी पैनिक मत करना, हम लोगों को फॉर्मेशन को बनाए रखना होगा, सभी लोग फायर करो। और वो जैसे उसके ऊपर हमला करते हैं तो वो अपने टेंटिकल्स के साथ अपने चेहरे को कवर कर कर उनकी बुलेट्स को डिफ्लेक्ट कर देता है और अपने आप को बचा लेता है, और इन बुलेट से उसके ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी। शोकी कहता है कि डैमिट, इसका लेवल कुछ 0 से ज्यादा ही हाई है, हमारे वेपन उसके ऊपर काम नहीं कर रहे। और जैसे ही वो हमला करता है तो वो कहते हैं कि वो यहाँ पर आ रहा है। टेंजी कहता है कि सभी लोग जल्दी से फैल जाओ। ये सुनने के बाद वो घबराते हुए आसपास भागना चालू करते हैं, पर जैसे ही वो अपने टेंटिकल से हमला करता है तो कई सारे सोल्जर्स को एक ही बार में बीच में से 2 टुकड़े कर देता है। शोकी ये देखकर काफी हैरान हो गया था कि उसके एक साथी को यहाँ पर एक बार में ही मार दिया गया है, जिसकी वजह से वो कहता है कि तुम फकिंग मॉन्स्टर कहीं के, मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। और वो अपने पास कई सारे एक्सप्लोसिव्स लेकर उसकी तरफ बढ़ना चालू कर देता है, और बाकी जो सोल्जर्स होते हैं वो उसको पीछे से कवर देने के लिए शूट कर रहे थे। पर जैसे उस मॉन्स्टर का ध्यान उसके ऊपर जाता है वो घूर कर उसकी तरफ देखने लगा था। सभी लोग ये देखकर घबराने चालू हो गए थे कि आखिर अब यहाँ पर क्या होने वाला है। पर अचानक ही वो मॉन्स्टर ऊपर की तरफ देखना चालू कर देता है, जिसकी वजह से वो शोकी को यहाँ पर नहीं मार पाता। वो लोग कंफ्यूज थे कि अचानक ही उसने हमला करना बंद कर दिया, और वो डिफेंसिव स्टैंड लेकर अपने टेंटिकल से अपने आप को बचाने की कोशिश करने लगा था। सभी सोल्जर्स ये देखकर कंफ्यूज थे कि आखिर यहाँ पर क्या हो रहा है, क्या यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसकी वजह से ये यहाँ पर डर गया है। टेंजी कहता है, और वो मॉन्स्टर बहुत बुरी तरीके से घबराते हुए ऊपर की तरफ ही देख रहा था, जैसे कि कुछ है जो कि ऊपर से ही आ रहा हो। ये देखने के बाद शोकी कहता है कि अभी ये यहाँ पर काफी ज्यादा डरा हुआ है, मुझे नहीं पता कि क्यों, पर अभी यही मेरे पास एक मौका है। और वो एक्सप्लोसिव लेकर उसकी तरफ बढ़ना चालू करता है और उसमें आग लगाकर उस मॉन्स्टर के नीचे फेंक देता है और कहता है कि मरो। फिर वहाँ पर काफी ज्यादा तेज धमाका होता है और पूरे में आग फैल जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा बड़ा धमाका हुआ था और सभी को ऐसा लग रहा था कि हमने उसे यहाँ पर मार दिया है। पर जैसे धुआं छटता है तो मॉन्स्टर के ऊपर एक खरोच तक नहीं आई थी। वो काफी ज्यादा गुस्से में उन सोल्जर्स की तरफ देख रहा था, क्योंकि नीचे उसको थोड़ी सी चोट तो लगी थी जहाँ तक खून आ रहा था, पर उसे कोई खास चोट नहीं लगी थी। ये देखकर शोकी और भी ज्यादा
ज्यादा हैरान था कि उसे कुछ भी नहीं हुआ है, आखिर ये चीज पॉसिबल कैसे हो सकती है। जिसके बाद वो मॉन्स्टर अपने टेंटिकल्स के साथ फिर से उसके ऊपर हमला कर देता है, पर वो उसके सिर से टकरा पाता उससे ही पहले सोरा आसमान से आकर उसके सिर के ऊपर लैंड करता है और एक ही बार में उसकी आंख को फोड़कर यहाँ पर उसे खत्म कर देता है। सो की काफी ज्यादा कंफ्यूज था कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ। टेंजी भी देखकर हैरान था, क्या यही रीजन है जिसकी वजह से वो डर रहा था, क्या वो इसकी वजह से था। और सोरा पोज लेकर उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हुआ था जिसे केवल उसकी लैंडिंग नहीं यहाँ पर खत्म कर दिया था। टेंजी हैरान था कि उसने यहाँ पर एक ऐसे मॉन्स्टर को खत्म कर दिया जिसने एक्सप्लोसिव्स को भी यहाँ पर सर्वाइव कर लिया, वो भी केवल एक हिट में। यहाँ पर ज्यादा ऐसे लोग नहीं है जो कि एस रैंक डिस्ट्रक्टिव पावर के साथ हो। मैंने आज से पहले कभी भी ऐसे इंसान को नहीं देखा और वो सोचता है कि मुझे इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर ये कौन है। इस चीज से फर्क नहीं पड़ता कि कैसे। जिसके बाद वो अपने सिस्टम के साथ सोरा को चेक करता है स्पेशल स्किल इंस्पेक्शन के साथ, पर जैसे ही वो उसे चेक करता है तो वो ये देखकर हैरान हो गया था। वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, उसका सिस्टम यहाँ पर वार्न कर रहा था। टेंजी कंफ्यूज था कि वो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन नहीं देख पा रहा और अचानक उसे चक्कर आना चालू होते जिसकी वजह से वो बेहोश होकर वहीं वहीं गिर गया था। सोल्जर्स कंफ्यूज थे कि आखिर अचानक उसे यहाँ पर क्या हो गया। वो उसे संभालते हैं और जल्दी से बैठा देते हैं और कहते हैं कि जल्दी से उन्हें मेडिकल सेंटर के अंदर लेकर चलो। सोरा उनको चिल्लाता हुआ सुनकर कंफ्यूज हो रहा था और वो पीछे खड़े हुए सोल्जर से कहता है कि हे, मैं यहाँ पर तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। वो कहता है कि हाँ। वो पूछता है कि आखिर जो एवेक्यूएशन शेल्टर 6 है आखिर वो यहाँ से कितने ज्यादा दूर है। तो वो कंफ्यूज होते हुए कहता है कि वो यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर दूर होगा नॉर्थ में, पर उसके लिए तुम्हें यहाँ पर एरिया एक्स को भी पार करना होगा। सोरा कंफ्यूज था। एरिया एक्स वो बताता है कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पर मॉन्स्टर्स के रश को रोका जाता है और जितने मॉन्स्टर्स है वो वहाँ पर रहकर फाइट के अंदर मिनिमम डैमेज दे पाते हैं। और वहाँ पर अभी कई सारे ऐसे हंटर्स है जो कि अभी भी वहाँ पर मॉन्स्टर से लड़ाई कर रहे हैं। पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि ये सारे तो रेड ड्रॉप्स है। और ये सुनकर सोरा कंफ्यूज पीछे की तरफ देखता है और वो ये देखकर कहता है अगर तुम रियल वर्ल्ड के अंदर मॉन्स्टर्स को हराते हो तो क्या तुम्हें ड्रॉप्स मिलते हैं। ये तो बिल्कुल सच में किसी गेम की तरह है। सोरा उससे पूछता है कि आखिर ये मॉन्स्टर कितना ज्यादा ताकतवर था। शोकी बताता है कि वो एक लेवल 45 का मॉन्स्टर था जो कि काफी टफ अपोनेंट है। सोरा कंफ्यूज था क्या ये इन्हें काफी परेशान करने के लिए काफी है, इसलिए वो पूछता है कि आखिर लेवल 45 के मॉन्स्टर रश के अंदर कितने होते हैं। तो वो कहता है कि लगभग 100 से भी ज्यादा होते हैं, पर अगर उसके जैसे और भी कई सारे मॉन्स्टर पूरे में फैलना चालू कर देते तो इंसानियत तो कब खत्म हो चुकी होती। सोरा कहता है कि ठीक है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। सो कि उसे कुछ पूछने की कोशिश कर रहा था। सोरा पीछे की तरफ मुड़ता है तभी वो उससे कहता है ये भले ही एक काफी अनरीजनेबल रिक्वेस्ट हो सकती है, पर प्लीज एरिया एक्स के अंदर जाओ। अगर यहाँ पर सच में तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्ग हंटर है तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम कई सारे लोगों की जान बचा सकते हो, क्योंकि जो सबसे ज्यादा शॉर्टेस्ट रूट है शेल्टर 6 के अंदर जाने का वो एरिया एक्स है, उसके अलावा कोई और नहीं। तो शोकी उससे कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा। ये सुनने के बाद वो कहता है अगर ऐसा है तो ठीक है। वो पूछता है इसका मतलब क्या तुम वहाँ पर जाओगे। तो वो कहता है कि जब मैं एरिया एक्स के अंदर जाऊंगा तो जितने मॉन्स्टर्स मेरे सामने आएंगे मैं उन सभी को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद हमें फ्रंट लाइन रेड मिलिट्री कैंप का सीन दिखाते हैं जहाँ पर टेंजी अभी भी बेहोश था पर धीरे धीरे कर उसको होश आना चालू हो चुका था। सोल्जर उसको देखकर खुश हो गया था। वो कहता है कि लेफ्टिनेंट आखिरकार आपको होश आ गया। टांजी होश में आते हुए कहता है कि आखिर मैं कितने लंबे समय से यहाँ पर बेहोश था। तो वो बताता है कि लगभग 10 मिनट से सर, पर जो ये रिकवरी आइटम है जो कि इस मॉन्स्टर से ड्रॉप हुआ था वो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। टांजी उस आदमी के बारे में पूछता है जिसने उनकी जान बचाई थी, आखिर वो कौन था। तो वो बताता है कि वो तो नॉर्थ की तरफ जा चुका है। ये सुनकर वो कहता है क्या नॉर्थ की तरफ, पर तभी उसे एक चीज याद आती है और वो हैरान होते हुए कहता है कि रुक जाओ, क्या नॉर्थ की तरफ, अभी अभी तुमने ये कहा। शोकी उसे बताता है कि वो एवेक्यूएशन शेल्टर 6 की तरफ ही जा रहा है। तो वो पूछता है क्या वो एरिया एक्स से होता हुआ जाएगा। सोल्जर कहता है कि हाँ। देख कर ऐसा लगता है कि पर उसे इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। वो वहाँ पर बिना किसी हेजिटेशन के निकल गया। टेंजी परेशान होते हुए कहता है कि जल्दी से सेंट्रल कमांड सेंटर को कांटेक्ट करना चालू करो। शोकी कंफ्यूज था कि सेंट्रल कमांड सेंटर लेफ्टिनेंट, और वो परेशान होते हुए कहता है कि लगभग अभी चीज में केवल 10 मिनट बचे हैं। अगर ये चीज शेड्यूल के हिसाब से चलती रही शायद मैं यहाँ पर कामयाब हो सकता हूँ। बाहर से एक सोल्जर अंदर आते हुए कहता है कि मैंने इमरजेंसी रेडियो पर एक मैसेज भेज दिया है, पर वो पूछता है कि आखिर हम लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। तो टांजी बताता है कि जो ये ऑपरेशन है वो पहले से काफी ज्यादा अलग है। ये इन्फॉर्मेशन हाईली क्लासिफाइड है जिस वजह से तुम लोगों को इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्म नहीं किया गया है। पर जो एरिया एक्स है जिसे इस ऑपरेशन के बेस के तौर पर सर्व किया जा रहा है, पर वो उस रीजन का वो हिस्सा नहीं है जहाँ पर मॉन्स्टर्स को होल्ड बैक किया जा सकता है। और वहाँ पर जब वो कनेक्ट होना चालू हो गया था वो बताता है कि असल में वो एक बॉम्बिंग जोन है। दूसरी तरफ हमें सेंट्रल कमांड सेंटर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे एक मोटा आदमी अपनी सेक्रेटरी के साथ वहाँ पर बैठा हुआ था और आसपास उसके 2 लोग और बैठे हुए थे। एक गुलाबी बालों वाली लड़की उससे कहती है कि इमरजेंसी कॉल आ रहा है एरिया B222 से। तो वो आदमी कहता है तो उसे बताओ। इसका नाम रेंजी है जो कि लेवल 58 का एक फ्लेमेज है। वो लड़की कहती है कि ठीक है, जिसके बाद वो कंप्यूटर पर काम करना चालू करती है और यहाँ पर उसे प्रोजेक्ट करना चालू कर देती है। दूसरी तरफ से टेंजी कम्युनिकेशन कोड बताना चालू करता है और बताता है कि मैं यहाँ पर लेफ्टिनेंट हूँ और मैं रिपोर्ट कर रहा हूँ। और वो बताता है कि अचानक यहाँ पे एक मिस्टीरियस हंटर अपीयर हुआ है और वो एरिया एक्स यानी बॉम्बिंग जोन की तरफ जा रहा है और उसे इस ऑपरेशन के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता।
रेंजी ये सुनकर कहता है, अच्छा ऐसा है, तो क्या तुम यहाँ पर अपनी मिस्टेक को रिपोर्ट करने के लिए आए हो? तो वो परेशान होते हुए कहता है कि नहीं सर, मुझे यकीन है कि जो इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट है उसे इसके बारे में बताया जा सकता है कि असल में वो एक बॉम्बिंग एरिया है। रेंजी यहाँ पर उसे आवाज देते हुए उसके ऊपर गुस्सा करता, पर तभी वो उसे टोकते हुए कहता है कि वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, हम लोग उसे इस तरीके से मरने नहीं दे सकते। रेंजी कहता है कि वो काफी ज्यादा ताकतवर है, तो आखिर उसका लेवल क्या है? टेंजी ये सुनकर और ज्यादा परेशान होने लगा था और वो कहता है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता। ये सुनकर रेंजी मुस्कुराता है और कहता है कि अच्छा, यानी तुम ये कह रहे हो कि एक अननोन हंटर जिसके लेवल्स के बारे में किसी को भी नहीं पता, वो रूल्स को भी फॉलो नहीं करता और वो बॉम्बिंग जोन की तरफ जा रहा है, और तुम ये चाहते हो कि मैं उसके लिए एक इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करूं? पर सेक्रेटरी कहती है कि मैसेज पहुंचने से पहले ही वो वहाँ पर मारा जा चुका होगा। ये सुनने के बाद रेंजी के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई थी और वो हंसते हुए टेंजी से कहता है कि भले ही तुम्हारे पास दिमाग ना हो, पर सच में तुम्हारे अंदर कॉमेडी का एक काफी ज्यादा अच्छा टैलेंट है। और वो अपने साइड में बैठी हुई उस लेडी को टॉन्ट करते हुए कहता है, देखकर ऐसा लगता है कि तुम्हें सही तरीके से नहीं सिखाया, जिस वजह से तुम खुद से कुछ भी नहीं कर सकते। और वो उसके पास आकर कहता है, पर लगता है कि ये मेरी जगह नहीं जहाँ पर मैं ऐसा कुछ कह सकूं और तुम्हारे साथियों को इस तरीके से इंटरप्ट कर सकूं। पर अगर मैं इस चीज की हायर अप्स को रिपोर्ट करता हूँ तो ये चीज ऑब्वियस है कि तुम्हारी जो ऑपरेशन है उनकी जो प्रोग्रेस है उसको यहाँ पर ध्यान दिया जाएगा और तुम्हारे ऊपर भी एक बैठक बैठ सकती है। और ये वेस्टर्न कमांडर है जिसका नाम मेई है और ये लेवल 73 की गोलम टेमर है। वो कहती है कि ये अपने लोगों को भी नीचे घसीटने के लिए तैयार हो जाता है जब काफी ज्यादा पावरफुल एनिमीज का सामना करने की बारी होती है। सच में ये किस तरीके का बेवकूफ है। और साथ ही वो टेंजी के बारे में कहती है कि उसकी ट्रेनिंग काफी ज्यादा केयरफुली की गई थी, उसके बाद भी ये यहाँ पे एक टोटल स्ट्रेंजर को बचाने की कोशिश कर रहा है, भले ही इसके लिए यहाँ पे इस ऑपरेशन को ही छोड़ दिया क्यों ना जाए। और वो उसे देखते हुए बस यही सोच रही थी कि आखिर वो इतना ज्यादा पावरफुल इंसान कौन हो सकता है। टेंजी पूरे से चुप था और मैं भी काफी देर तक चुप होकर इसके बारे में सोचती है, जिसके बाद वो टेंजी को आवाज देते हुए कहती है, मुझे इस चीज का पूरा भरोसा है कि तुम्हारा यहाँ पर हमारे प्लान के ऊपर जरा सा इंटरप्ट करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है, पर अगर तुम मुझे यहाँ पर काफी ज्यादा अच्छा रीजन नहीं दे पाते तो मैं पर्सनली मिलिट्री ट्रिब्यूट के अंदर तुम्हें डाल दूंगी। ये सुनने के बाद टेंजी थोड़ा सा परेशान हो गया था और वो घबराने लगा था। इसकी वजह से रेंजी को भी गुस्सा आ रहा था, जहाँ पर वो रेंजी से कहती है, शायद आपके लिए भी ये काफी सेटिस्फैक्टरी होगा, मैंने सही कहा ना? और उसके चेहरे पर उसका गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था, जहाँ पर वो काफी ज्यादा गुस्से में टेंजी से कहता है, अब हमें जल्दी से एक ऐसा रीजन दो जिससे हम लोग इस चीज को एक्सेप्ट कर सके। तो वो बताता है कि उस इंसान ने लेवल 45 के बेबी क्रैकन को एक हिट के अंदर खत्म कर दिया था। ये सुनने के बाद मैं भी काफी ज्यादा शॉक हो गई थी और वो कहती है, इसका मतलब तो ये है कि वो ए रैंक हंटर से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। मैं कहती है कि ऐसा तो नहीं कि वो एक एस रैंक मिलिट्री हंटर हो। रेंजी कहता है, पर ये चीज पूरे से इम्पॉसिबल है क्योंकि जितने भी एस रैंक है वो सभी पर्सनल मिशन के लिए बाहर गए हुए हैं और यहाँ पर कोई भी कंफर्म सिग्नल नहीं है जो कि B22 से आ रहा हो। और मैं उससे पूछती है, और आखिर तुम्हें उसकी लेवल क्यों नहीं पता? क्या तुम अपने इंस्पेक्शन स्किल्स के साथ उसे देख नहीं पाए थे? तो वो थोड़ा हिचकिचाते हुए बताता है कि हाँ, उस बारे में मैं उसके लेवल्स देख ही नहीं पा रहा था। ये सुनकर मैं और भी ज्यादा शॉक हो गई थी और इस चीज की वजह से थोड़ी सी उसे शर्म भी आ रही थी। और वो बताता है, पर जब मैंने अपने स्किल को उसके ऊपर इस्तेमाल करने की कोशिश करी थी तो इन्फॉर्मेशन के ओवरलोड होने की वजह से मैं वहाँ पर चक्कर खाकर गिर गया था। इसका तो मतलब शायद यही है कि उसकी लेवल लगभग 100 से भी ऊपर है। ये सुनने के बाद रेंजी भी थोड़ा सरप्राइज हो गया था, जिसके बाद अब वो दोनों यहाँ पर सोच में आ जाते हैं। जिसके बाद वो कहता है कि ये तो सच है कि इस तरीके की जो स्ट्रेंथ है वो काफी ज्यादा रेयर होती है, पर फिर भी वो कोल्ड गेज देते हुए कहता है, पर ये रीजन बिल्कुल भी नहीं बनता कि हम लोग इस ऑपरेशन को यहाँ पर रोक दें। तो उसकी तीसरी तरफ बैठा हुआ बूढ़ा सा आदमी कहता है कि मैं इस चीज से एग्री करता हूँ, और ये वेस्टर्न कमांडर है जिसका नाम नोबू है और ये लेवल 44 का रॉक मेज है। वो कहता है कि हम लोग हमारी मिलिट्री की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को इस तरीके से अबेंडन नहीं कर सकते, वो भी इस तरीके की किसी रीजन की वजह से। 1000 से भी ज्यादा ट्रूप्स जो कि अलग अलग 4 डिफरेंट क्रॉप से हैं वो इस ऑपरेशन के अंदर इन्वॉल्व है। इतनी ट्रूप्स काफी होंगी जो कि बॉम्बिंग और बफर जोन को सराउंड करने के लिए काफी होंगी, और जो हमारा ओरिजिनल प्लान है वो तो बॉम्बिंग के बाद चालू होगा। लगभग खत्म हो गए मॉन्स्टर्स को सोल्जर्स वहाँ पर जाकर खत्म कर देंगे जिससे वो इस जोन को कम्प्लीटली क्लियर कर सके। पर अगर हम लोग यहाँ पर इमरजेंसी ब्रॉडकास्ट करते हैं तो इसकी वजह से जितने भी मॉन्स्टर्स है वो इस साउंड से रिएक्ट करेंगे और सभी के सभी भागते हुए एक ही जगह पर इकट्ठे हो जाएंगे। और अगर ऐसा कुछ होता है तो जितने भी एरियाज है वो तुरंत ही यहाँ पर फेल हो जाएंगे और 1000 से भी ज्यादा सोल्जर्स इस चीज की वजह से जान गंवा देंगे। इसलिए केवल एक इंसान की जान बचाना जिसके बदले में 10,000 से भी ज्यादा सोल्जर्स को अपनी जान गंवानी पड़े, अब भले ही वो एक एस रैंक हंटर ही क्यों ना हो, पर इस तरीके के रिस्क को कभी भी नहीं लिया जा सकता। इसलिए नोबू आगे कहता है कि मुझे माफ करना, पर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये सुनकर टेंजी परेशान हो गया था और उसके चेहरे पर उसकी परेशानी साफ साफ दिखाई दे रही थी। मैं भी इस चीज के बारे में काफी ज्यादा गहराई से सोच रही थी और काफी देर सोचने के बाद कहती है, अगर ऐसा है तो मुझे तुम्हारी इस रिक्वेस्ट को यहाँ पर रिजेक्ट करना होगा। हम लोग यहाँ पर हमारे कई सारे लोगों के एफर्ट्स को इस तरीके से केवल एक इंसान के लिए बर्बाद नहीं होने दे सकते और ये हमारा फाइनल डिसीजन है। और ये कहकर वो फोन को यहाँ पर काट देते हैं जिसकी वजह से सिग्नल यहाँ पर डिस्कनेक्ट हो जाता है और टेंजी और सोल्जर्स बस यहाँ पर परेशानी के साथ उन लोगों को देखते रह जाते हैं जो कि थोड़ी देर बाद वहाँ से गायब हो गए थे। अब सभी लोगों के चेहरे पर बस केवल उदासी दिखाई
दिखाई दे रही थी, क्योंकि अब वो लोग यहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकते थे और टेंजी को इस चीज की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। एक सोल्जर टेंजी के पास आकर कहता है कि लेफ्टिनेंट, आप यहाँ पर जो कर सकते थे आपने कर दिखाया, पर यहाँ पर कुछ भी हासिल न होने की वजह से टेंजी को काफी गुस्सा आ रहा था। पर वो अपने आप को शांत करते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इस चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर एक काफी ज्यादा बड़ी पिक्चर देखी जा रही है। पर तभी शोकी का ध्यान नीचे की तरफ जाता है, जहाँ पर वो चाबी लटकाए हुए था और वो जल्दी से उन चाबियों को बाहर निकाल लेता है। ये देख टेंजी कंफ्यूज था और वो कहता है कि अगर तुम ये क्या कर रहे हो, जल्दी से वापस आओ, जो बॉम्बिंग है वो जल्दी यहाँ पर शुरू होने वाली है। पर शोकी वहाँ से भागते हुए कहता है कि अभी भी इस चीज को शुरू होने में लगभग 6 मिनट है, इसका मतलब अभी भी मेरे पास समय है। और वो कार के अंदर बैठकर फुल स्पीड में उसे घुमाना चालू करता है। टेंजी उसे आवाज देते हुए कहता है कि ये मेरा ऑर्डर है, तुम वहाँ पर नहीं जा सकते। पर वो इस चीज को बिल्कुल भी नहीं सुनता और वो जल्दी से गाड़ी घुमाते हुए एरिया एक्स की तरफ बढ़ना चालू कर देता है। सभी सोल्जर उसको देख रहे थे। एक सोल्जर लेफ्टिनेंट के पास आकर कहता है कि हम लोग उसे वापस लेने के लिए जाएं, तो वो अपनी टोपी को नीचे करते हुए कहता है कि नहीं, ये चीज पूरी तरह से ठीक है, मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि उसे पता है कि आखिर असल में वो यहाँ पर क्या कर रहा है। और शोकी अपनी गाड़ी को फुल स्पीड में भगाते हुए कहता है कि बस मुझे जल्दी से जल्दी सही समय पर वहाँ पर पहुँचना होगा। और वो परेशान सा होते हुए सोचता है, पर उन लोगों को इस चीज के बारे में नहीं पता, क्योंकि उस समय पर उन लोगों ने ये चीज नहीं देखी थी। पर अगर हम लोग सच में उस इंसान की यहाँ पर जान बचाने में कामयाब हो गए, तो शायद ऐसा हो सकता है कि वो पूरे मैनकाइंड की एक होप बन जाए। और शोकी गाड़ी में आगे बढ़ते हुए कहता है कि डैम इट, लगता है कि मैंने उसे खो दिया है। वो परेशान होते हुए बस यही सोच रहा था कि आखिर वो कहाँ चला गया। और फिर वो टाइम देखता है और कहता है कि ये सबसे ज्यादा फास्टेस्ट पाथ है। साथ ही वो आगे कहता है, अगर मैं अभी तक उसे ढूंढ नहीं पा रहा, इसका मतलब यही है कि अब वो मेरी गाड़ी से भी काफी तेज दौड़ रहा है। मुझे तेजी से एरिया एक्स की तरफ बढ़ना होगा। पर अगर मैं यहाँ पर लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करता हूँ, रुक जाओ, शायद ऐसा हो सकता है कि वो मुझे यहाँ पर सुन ले। पर अगर मैंने ऐसा किया तो उन मॉन्स्टर्स को भी यहाँ पर मेरी टिप मिल जाएगी। पर जो समय था वो तेजी से यहाँ पर बीता जा रहा था, जिस वजह से वो परेशान होते हुए स्पीकर की तरफ बढ़ते हुए कहता है कि अब इस चीज से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता। और वो उसे अपने मुंह के पास लेकर आ गया था, पर जो गाड़ी थी वो तेजी से आगे की तरफ बढ़ती जा रही थी। और वो कहता है कि मैं वैसे भी आर्मी के लिए एक डिस्ग्रेस बन गया हूँ, मैं एक काफी ज्यादा बड़ा कमीना हूँ जो कि कुछ भी नहीं कर पाया। जिसके बाद वो अपने आप को संभालता है और फिर वो पूरी ताकत लगाते हुए कहता है कि हे, मैं वो सोल्जर हूँ जिसकी थोड़ी देर पहले तुमने मदद करी थी। इस एरिया के अंदर अब बम्बार्डमेंट होने वाली है, इसलिए तुरंत ही तुम्हें यहाँ से जगह को खाली करके जाना होगा। मैं रिपीट करता हूँ कि इस जगह को जल्दी से तुम्हें खाली करना होगा। दूसरी तरफ हमें सोरा को दिखाते हैं, जो कि अपनी लड़ाई को तुरंत खत्म कर वहाँ पर खड़ा हुआ था। उसे सुनाई देता है कि यहाँ पर बम गिरने वाले हैं। ये सुनकर वो कहता है तो अच्छा, इसी वजह से यहाँ पर कोई भी आसपास हंटर नहीं है। और वो सोचता है पर यहाँ के जो मॉन्स्टर्स है वो इतना ज्यादा बड़ा भी कोई खतरा नहीं है, पर मुझे इसके बारे में नहीं पता। पर क्या जो ब्लास्ट की हिट होगी, क्या मैं उसे सहायक कर पाऊंगा? पर मुझे यहाँ पर इस तरीके की पॉइंटलेस रिस्क को अवॉइड करना चाहिए। वैसे भी वो सोल्जर अपनी जान को रिस्क में डालकर यहाँ पर मुझे बॉम्ब के बारे में वार्न करने के लिए आया है, मैं उसे यहाँ पर इस तरीके से मरने नहीं दे सकता। शूकी एक जगह पर अपनी गाड़ी रोक कर कहता है कि मैं यहाँ पर पहुंच चुका हूँ। और तभी वो आसपास देखता है कि कई सारे मॉन्स्टर उसकी तरफ ही बढ़ रहे थे और अब जो समय था वो धीरे करके खत्म होने वाला था। और वो बड़े से मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखकर घबराते हुए कहता है कि मैंने सच में यहाँ पर मॉन्स्टर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया है। इसलिए वो फिर से गाड़ी घुमाने वाला था और कहता है कि मुझे जल्दी से अब यहाँ से निकलना होगा। और जैसे ही वो रेस देता है, पर तभी उसे टैप की आवाज सुनाई देती है और वो कहता है कि रुक जाओ, अभी भी वो वहीं पर होगा। इसलिए वो अपनी जान को रिस्क में डालते हुए उन मॉन्स्टर्स के बीच में से गाड़ी बढ़ाना चालू कर देता है। पर जैसे ही वो आगे बढ़ पाता उससे ही पहले उसकी फिर से खिड़की के ऊपर टैप होता है और तभी उसका ध्यान साइड में जाता है। तो वो ये देखकर हैरान था कि सो उसके साइड में खड़ा था। ये देखकर शूकी कहता है कि भगवान का बहुत बहुत शुक्र है कि तुम अभी भी जिंदा हो। वो शूकी से कहता है कि अगर तुम्हारा क्या मतलब है कि इस एरिया के अंदर यहाँ पर बम गिरने वाले हैं। पर तभी वो साइड में देखकर कहता है कि रुक जाओ, डैम इट, अब हम लोगों के पास यहाँ पर बिल्कुल भी समय नहीं बचा है, समय खत्म हो गया। और हमें आसमान में कई सारे जेट्स दिखाते हैं जो कि जमीन पर कई सारे बम गिराना चालू कर चुके थे। और फिर देखते ही देखते उनके सामने कई सारे बम गिरते हैं जो कि मॉन्स्टर्स के ऊपर गिर रहे थे। पर किसी तरीके के बैरियर की वजह से वो बम उनको टकरा ही नहीं पा रहे थे और वो वहीं पर ऐसे ही फट जाते हैं। और हमें वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर्स की चमकती हुई आंखें दिखाई जाती हैं जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रही थी। पर वहाँ पर धमाके की वजह से कई सारे पत्थर की चट्टाने थी जो कि उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहा था। ये देखकर सो जमीन पर काफी जोर से पैर मारता है और उसके इम्पैक्ट की वजह से जमीन में से कई सारी चट्टाने बाहर निकल कर आ गई थी, जिनकी वजह से जो मलबा था वो उसे टकरा कर वहाँ पर रुक जाता है। और इस तरीके से सो ने यहाँ पर उन दोनों को यहाँ पर बचा लिया था। और दूसरी तरफ मेजर जनरल को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो बम्बिंग थी वो कंप्लीट हो चुकी है। रेंजी कहता है कि ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए चेक करो कि आखिर हम लोगों ने कितने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म कर दिया है और आखिर कितने सर्वाइवर्स है जो कि अभी भी वहाँ पर बचे हुए हैं। तो वो बताती है कि वहाँ पर ड्रोन किसी भी तरीके की लाइफ के साइन को डिटेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये सुनकर वो कहता है कि क्या, तो आखिर सारे के सारे मॉन्स्टर्स बचकर कहाँ निकल गए? तो वो पिंक बाल वाली लड़की परेशान से होते हुए कहती है कि वो मॉन्स्टर्स अभी भी वही बॉम्बिंग एरिया के अंदर हैं और बॉम्बिंग के बीच में होने के बाद भी उन्हें एक खरोंच तक नहीं आई है। ये सुनने के बाद वो बहुत ज्यादा शॉक हो गया था
और कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता। माई उसे ड्रोन फीड के बारे में कहती है कि अगर उसका क्या हुआ, तो वो अपने कंप्यूटर के अंदर चेक करना चालू करती है और उन्हें बताने के लिए थोड़ा सा टाइम लेती है, जिसके बाद वो उसे बताती है कि उनके ऊपर एक तरीके की शील्ड बनी हुई है और वो मॉन्स्टर्स ने बनाई है, जिसकी वजह से वो यहाँ पे पूरी तरह से ठीक है, उन्हें एक खरोच तक नहीं आई। और वहीं वो साइड में देखकर सोचते है कि रुक जाओ, आखिर वो क्या है? क्या उस मॉन्स्टर के कंधे पर एक इंसान बैठा हुआ है? उस इंसान का ध्यान जैसे ड्रोन पर जाता है तो एक मॉन्स्टर आकर उस ड्रोन के ऊपर हमला करता है और उसे एक ही बार में तबाह कर देता है, जिसकी वजह से उसका सिग्नल टूट गया था। और फिर हमें दिखाते हैं कि और भी कई सारे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि ड्रोन के ऊपर हमला कर उन सभी को तबाह कर रहे थे। और एक बड़े से मॉन्स्टर ने तो उस ड्रोन को अपने हाथ में बड़े इस तरीके से पकड़ा हुआ था कि उसे एक ही बार में कुचल दिया था। वो लड़की उन्हें बताती है कि हमारे जितने भी कम्युनिकेशंस थे वो सारे खत्म हो चुके हैं। मैं भी परेशान होते हुए कहती है कि जैसा कि उन्होंने कहा था कि जो ये अटैक वेव थी वो पहले से काफी ज्यादा अलग है, पर आखिर तब वहाँ पर क्या हुआ था? और वो ये देखकर और भी ज्यादा शॉक होते हुए कहती है, क्या वो ये जानते हैं कि हम ड्रोन का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर नजर बनाए हुए थे? नोबुरू भी ये सब जानकर बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। उसके चेहरे पर उसकी टेंशन साफ साफ दिखाई दे रही थी। वो चिल्लाते हुए कहता है कि जितने भी सोल्जर्स हैं उन सभी को एरिया से पूरी तरह से एवेक्यूएट करवाओ। मैं भी चिल्लाते हुए कहती है कि एक फुल रिट्रीट वॉल से उन सभी को वापस बुला लो। पर वो गुलाबी बालों वाली लड़की उन्हें बताती है कि जो मॉन्स्टर्स है वो दीवार की तरफ यानी वॉल्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। ये सुनने के बाद वो चारों ही और भी ज्यादा शॉक हो गए थे और वो कहती है अगर ऐसा है तो आखिर वो कहाँ जा रहे हैं? तो वो उन्हें बताती है कि वो एरिया B22 की तरफ जा रहे हैं। ये देखकर वो कंफ्यूज होकर कहती है, मिया कंफ्यूज होकर कहती है कि रुक जाओ, पर क्या ये वही जगह नहीं जहाँ पर वो मिस्टीरियस हंटर दिखा था? इसलिए वो अपने बाकी बचे हुए सभी ड्रोन्स को एरिया B22 की तरफ भेजने का कहती है, क्योंकि हम लोगों को अब इसके बारे में पता लगाना होगा कि आखिर मॉन्स्टर्स को आगे बढ़ने से वहाँ पर कौन रोक रहा है। और दूसरी तरफ हमें शूकी को दिखाते हैं जो कि कार से निकलते हुए कहता है क्या जो बॉम्बिंग थी वो यहाँ पर रुक चुकी है। और वो अपने आप को देखकर शौक था और वो हैरान होते हुए कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ, और इसी वजह से उसे हंसी आ रही थी। वो खुश हो गया था और कहता है कि मैं अभी भी जिंदा हूँ। सुबह उसे कहता है कि तुम कुछ जरूरत से ज्यादा ही जल्दी यहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे हो। अगर तुम यहाँ पर जिंदा हो तो वो मॉन्स्टर्स भी जिंदा है और वो अब हम लोगों की तरफ ही बढ़ रहे हैं। जिसके बाद वो साइड में देखता है और शोकी के सिर को पकड़कर उसे नीचे की तरफ धकेल कर कहता है कि इससे बचो। और हमें दिखता है कि ऊपर से एक चीज आती है जो कि उसके सिर से टकराते टकराते रह गई थी। जिसके बाद वो उसे देखता है तो पता चलता है कि ये एक ड्रोन था जिसे दूर से उन लोगों की तरफ फेंका गया था। और वो कहता है क्या वो मॉन्स्टर्स ने ड्रोन के ऊपर हमला किया? पर आज से पहले ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं किया था। पर सो सामने की तरफ देखकर कहता है कि तुम्हारी ये जितनी भी बातें हैं उनको बाद के लिए बचा कर रखो। और हमें वहाँ पर कई सारे मॉन्स्टर को दिखाते हैं जो कि काफी ज्यादा भयानक और काफी ज्यादा खतरनाक से लग रहे थे और वो उन लोगों की तरफ ही बढ़ रहे थे। ये देखकर वो सोरा से कहता है हम लोगों को जल्दी से यहाँ से भाग जाना चाहिए। जिसके बाद वो अपने सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए उनके लेवल को चेक करता है तो वहाँ पर 51 से लेकर 90 तक के मॉन्स्टर्स थे, जहाँ पर 90 का बॉस सबसे ज्यादा पावरफुल था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा घबराते हुए कहता है कि ये तो अब तक का सबसे ज्यादा हाईएस्ट ग्रुप है जो कि यहाँ पर रश कर रहा है, और उनका जो लीडर है वो एक लेवल 90 का मॉन्स्टर है। और इसके अलावा बॉम्बिंग से उनको एक खरोच तक नहीं आई। लगता है कि अब सब कुछ खत्म हो गया, हम लोग यहाँ पर मरने वाले हैं। और ये सब सोचकर वो अपना सिर पकड़ लेता है और वहीं पर बैठकर अपनी हार मान लेता है। पर सोरा मुस्कुराते हुए उनकी तरफ देखकर कहता है पर हम लोग भी अभी पूरी तरह से ठीक है, और अगर हम लोग बॉम्बिंग से उन्हें खत्म नहीं कर सकते, और वो एक इविल स्माइल के साथ आगे कहता है तो हम लोगों ने इतना ज्यादा पीटेंगे कि उनकी मौत हो जाए। जिसके बाद वो ऊपर की तरफ जंप करते हुए शुकी से कहता है कि जाओ जल्दी से जीप के अंदर जाकर छुप जाओ। वो आगे की तरफ बढ़ता है और जितने मॉन्स्टर्स होते हैं उन सभी को खत्म करते हुए तेजी से आगे की तरफ बढ़ता जा रहा था, और अब वो लेवल 90 के मॉन्स्टर के काफी ज्यादा करीब आ गया था। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने हथियार को घुमाता है और सोरा की तरफ फेंक देता है, पर सोरा बड़े ही आराम से अपने एक ही हाथ से उसे यहाँ पर रोक चुका था। और वो यहाँ पर थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड सा लग रहा था क्योंकि उसे ऐसा लगा नहीं था कि ये इतना ज्यादा आसान होगा। जिसके बाद वो उसे अपनी तरफ खींचता है और उस मॉन्स्टर के हथियार को उससे ही छीन लेता है, और फिर उस हथियार को साइड में फेंक कर आसमान में जंप करता है और एक काफी ज्यादा पावरफुल मुक्का बनाकर उस मॉन्स्टर की तरफ हमला कर देता है। ये देखकर वो मॉन्स्टर अपने साइड में रखी हुई शील्ड को सामने की तरफ करता है और सोचता है कि शायद वो इस तरीके से यहाँ पर बच जाएगा, पर सोरा का पंच पहले से और भी ज्यादा पावरफुल हो गया था और वो तेजी से आकर उसके ऊपर हमला करता है और शील्ड को चकनाचूर करते हुए उस मॉन्स्टर के गले पर हमला करता है और उसकी गर्दन को यहाँ पर तोड़ देता है, जिसकी वजह से उसका सिर लटक कर नीचे गिर गया था और टूट गया था। और हमें दिखता है कि वो उस आदमी के साइड में आकर खड़ा हो गया था दूसरे कंधे पर, जहाँ पर वो आदमी उस मॉन्स्टर के ऊपर खड़ा हुआ था। ये देखकर वो कंफ्यूज था कि उस मॉन्स्टर के कंधे के ऊपर एक आदमी पहले से ही खड़ा हुआ है, वो हुडी वाला आदमी जिसके लंबे लंबे से बाल थे और वो अपने चेहरे को छुपाए हुए था। सो उसको देखकर शॉक होते हुए कहता है कि मैं उसे यहाँ पर सेंस ही नहीं कर पाया, उसकी प्रेजेंस पूरे से हाइड है। पर वो आदमी कहता है कि आखिरकार हम लोग एक दूसरे से मिल चुके हैं। उसके बाद उसके कपड़ों के अंदर से कई सारे टेंटिकल्स निकलते हैं जो कि उस मॉन्स्टर के गर्दन पर टच होते हैं और उसको हील करना चालू कर देते हैं। और वो सो से कहता है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, और थोड़ी देर में उस आदमी की पावर्स की वजह से उस मॉन्स्टर का चेहरा पूरे से रीजनरेट हो गया था और वो एक काफी डरावना सा लुक देते हुए सोरा की तरफ ही देख रहा था जो कि काफी ज्यादा भयानक
हानिकारक है। और वो आगे कहता है कि सीड ऑफ द अबिस, मैंने तुम्हें ढूंढ लिया, अब जल्दी से मुझे वो वापस करो जो कि मेरा है। सोरा कंफ्यूज था कि आखिर वो यहाँ पर क्या बात कर रहा है। तो वो आदमी मुस्कुराकर कहता है कि दूसरों की पावर्स को चुराना एक क्राइम है। और वो अपने हाथ को आगे बढ़ाता है जिसके अंदर से एनर्जी निकल रही थी। और वो आगे कहता है कि इसकी वजह से अब तुम्हें यहाँ पर अपनी जान देनी होगी। और हमें दिखता है कि शेडोज के अंदर से कई सारे स्पाइक्स निकल कर बाहर आते हैं जो कि सोरा की तरफ ही बढ़ रहे थे। पर सोरा अपने हाथ से ही उसे यहाँ पर रोक लेता है और उसे तोड़कर अपने हाथ में पकड़ लेता है और कहता है कि बस तुम यहाँ पर केवल इतना ही कर सकते हो, और अगर ऐसा है तो तुम मुझे यहाँ पर नहीं मार पाओगे। पर दूसरी तरफ वो मॉन्स्टर अपने बड़े से हाथ को अपने कंधे के ऊपर मारता है जहाँ पर सोरा खड़ा हुआ था। और वहाँ पर एक ड्रोन उड़ रहा था जो कि इस सबको रिकॉर्ड कर रहा था। जैसे ही वो उस आदमी की साइड में आ जाता है तो वो उसे नोटिस कर लेता है। वो सोचता है कि ये ओडिन की रेवन है जो कि मुझे देख रही है, नहीं ये तो वो मैकेनिकल्स है जो कि इंसानों ने बनाए हैं। इसी वजह से वो अपने हाथ का इशारा करता है। पर दूसरी तरफ सोरा उस मॉन्स्टर के हाथ को अपने हाथ में पकड़े हुए था और उससे कहता है कि हे, अगर तुम सच में यहाँ पर मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें मेरे ऊपर और भी ज्यादा सीरियसनेस के साथ हमला करना होगा। ये कहकर वो उस आदमी की तरफ उस स्पीयर के साथ बढ़ने लगा था। पर जैसे ही वो स्पीयर उसे टकराता है वो आदमी बहुत अचानक ही गायब हो गया था और वो केवल मॉन्स्टर के कंधे पर ही से घाव करता है। सोरा कंफ्यूज था कि आखिर अचानक ही वो यहाँ से कहाँ चला गया, जिसके बाद जो स्पीयर था वो भी उसके हाथों से गायब हो जाता है। और हमें नीचे की तरफ दिखता है कि वो अपने शेडोज के साथ उसे कहता है कि ये काउदा डिस्गस्टिंग है कि इंसानों को इस तरीके से हमको सब कुछ करता हुआ देखना, ये लो लेवल के क्रिएशंस कहीं के, तुम मुझे और भी ज्यादा बीमार बनाते हो। और ये कहकर वो अपना हाथ का इशारा उस ड्रोन की तरफ करता है और पीछे से एक मॉन्स्टर आता है जो कि उस ड्रोन को पकड़कर उसको 2 टुकड़ों में काट देता है और उस ड्रोन को गिरता हुआ देखकर कहता है कि यहाँ पर जितने भी ऑब्जर्वर्स हैं उन सभी को खत्म कर दो। और हमें दूर से एक बिल्डिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग के अंदर एक सोल्जर बैठा हुआ था। वो कहता है कि डैम इट, उसने मेरे ड्रोन को यहाँ पर तबाह कर दिया। पर साथ ही वो सोचता है कि पर सबके अलावा मैंने अपने मिशन को यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। और वो वजह जिस वजह से उन मॉन्स्टर्स ने अपनी जगह बदल दी, असल में वो ये इंसान है। और क्या ये वो अकेला हंटर है जो कि सारे मॉन्स्टर्स के रश का अकेला सामना कर रहा है? मुझे जल्दी से जाकर कमांडर को इसके बारे में इन्फॉर्म करना होगा। पर तभी उसे गेट पर काउदा जोर जोर से नॉक सुनाई देती है और उसे पता चलता है कि जो भी आ रहा है वो अकेला नहीं है। तभी दीवार को तोड़कर वहाँ पर कई सारे टेंटिकल्स आ जाते हैं। ये देखकर वो सोल्जर और भी ज्यादा घबराते हुए कहता है कि डैम इट, उनने मुझे ढूंढ लिया। जिसके बाद जोर से चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और सो को पता चलता है कि उस आदमी को यहाँ पर मार दिया गया है। और वो आदमी हंसते हुए कहता है कि उन सभी को मार दो मेरे सर्वेंट्स। सो उस आदमी को देखते हुए अपने फ्लैशबैक के बारे में सोचता है जहाँ पर शोकी ने उससे कहा था कि अगर तुम्हारे जैसे एक स्ट्रॉन्गर हंटर हमारे पास होगा तो मैं पूरी तरह से श्योर हूँ कि तुम कई सारे लोगों की जान बचा सकते हो। और उसके अलावा उसने बताया था कि वो वही सोल्जर है जिसकी कुछ समय पहले उसने यहाँ पर मदद करी थी और इसी वजह से वो बॉम्बिंग एरिया में उसे यहाँ पर बचाने के लिए आया था। और शोकी भी कार के अंदर बैठा हुआ परेशान हो रहा था। वो कहता है कि डैम इट, लगता है कोई चीज है जो कि इस चीज को जाम कर रही है, इसी वजह से ये जीप चालू नहीं हो रही। सोरा को इस सब की वजह से काफी गुस्सा आ रहा था और वो सोचता है अगर तुम्हें अपने किसी दुश्मन को खत्म करना है तो सबसे पहले उनके लीडर से शुरुआत करो। और वो कूद कर नीचे आ जाता है। और अगर तुम जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा जानों को बचाना चाहते हो तो तुम्हें अपने दुश्मन को जितने ज्यादा जल्दी हो सके उतने ज्यादा जल्दी खत्म कर देना चाहिए। अब वो मॉन्स्टर अपनी बड़ी सी शील्ड के साथ सोरा के ऊपर हमला करता है पर सोरा पीछे की तरफ जंप कर अपने हाथों को मोड़कर अपने आप को यहाँ पर डिफेंड कर लेता है। और साथ ही वो सोचता है कि उस आदमी के साथ फ्यूज हो जाने के बाद जो इस मॉन्स्टर की अटैक पावर है वो पहले से काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। जिसके बाद वो नीचे की तरफ नोटिस करता है कि कई सारे शेडोज वहाँ से निकल कर आ रही हैं और वो आदमी उसके अंदर से निकल कर आता है। सोरा उससे कहता है कि तुम सच में काफी ज्यादा प्रिसाइज हो। पर जैसे ही सोरा उस आदमी की शक्ल देखता है तो वो काफी ज्यादा शॉक हो गया था। वो ये देख हैरान होते हुए कहता है कि ये इंसान देखकर ऐसा लगता है जैसे कि ये मैं हूँ। और वो इविल सोरा वहाँ पर शेडो से बनी हुई तलवार निकालता है और सोरा उसको देखकर कहता है कि सच में ये काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी है जो कि उसे निकल रही है। ये तलवार मेरे लिए काफी ज्यादा बड़ी बैड न्यूज है। और जैसे ही वो इविल सोरा उसके ऊपर हमला करते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मार डालूंगा, सीड ऑफ द अबिस। पर सोरा बड़े ही आराम से साइड में होकर उसके अटैक को डॉज कर लेता है और वो आगे कहता है कि ये तुम्हारी किस्मत है। पर सोरा एक पंच बनाता है और आदमी के हाथ पर दे मारता है जिसकी वजह से उसकी ग्रिप ढीली हो जाती है। जिसकी वजह से इविल सोरा की ग्रिप यहाँ पर ढीली हो जाती है और वो बड़े आराम से उसकी तलवार को उससे छीन लेता है। जिसके बाद वो उसे घुमाते हुए उसी इविल सोरा के ऊपर हमला कर रहा था। ये देखकर वो बहुत बुरी तरीके से शॉक होकर घबरा गया था। और जैसे ही सोरा उसके ऊपर हमला करता है वो शेडोज में फिर से कहीं पर गायब हो गया था और हमें दिखता है कि वो फिर से मॉन्स्टर के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। इसने यहाँ पर चीज को नलिफाई कर दिया। पर आखिर ऐसा क्यों? क्या ये बस मेरी एक इमेजिनेशन है या फिर जो ये एनर्जी इसके अंदर से निकल रही है ये बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है जो कि मैंने अब इसके अंदर महसूस करी थी?